चैप्टर की, चैप्टर वाइज 2019 और 20 में कुल मिला के यार तुम्हारे हुए थे कितने, 32 पेपर्स। तो इन 32 पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे लिमिट्स के, वो इस वीडियो में होंगे। ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर्स के होने वाले हैं। अब देखो मैंने लिमिट्स थोड़ा सा अलग ले लिया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा अलग लूंगा क्योंकि फिर वो लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं यार अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये भी आ रखा है 2019 के मेंस में। अब मैंने ना साइड में ये नहीं लिख रखा कि अच्छा ये 2019 में जैन की शिफ्ट में ये आया है, वो उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो मैं क्वेश्चन से फर्क पड़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे को दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन ऑफ पाई बाय 4 45 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। एक बार एक्स को जीरो डालो जरा। एक्स को जीरो डालते हो तो टैन पाई बाय 4 बचता है। टैन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। 1 बाय एक्स में अगर तुम एक्स को जीरो टेंड कराते हो तो 1 बाय जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी में तुम्हें अगर नहीं पता हो हम क्या करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर 1 बाय इन्फिनिटी के फॉर्म का आ जाता है ना, तो तुम इसको कैसे कन्वर्ट करते हो। एक बात बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास ए रेज टू पावर बी एक चीज़ है, क्योंकि देखो ये क्या है, ए रेज टू पावर बी, ठीक है। तो तुम इसको पता है क्या लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर लॉग ई ए रेज टू द पावर बी। मतलब तुम इन जनरल किसी भी नंबर को अगर मैं लिखता हूं n, तो n को तुम लिख सकते हो e रेज टू पावर log e n या फिर a रेज टू पावर log a n। तो ये एक बेसिक log की प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसा मैंने क्यों किया एक बार देखते हैं। ये हो जाएगा e रेज टू पावर log e a रेज टू द पावर b था ना, तो ये b इधर आ सकता है शिफ्ट होके। ये तो बेसिक log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं लिखता हूँ log e a रेज टू पावर b, तो b जंप मार के बाहर आ सकता है b log a करके, राइट। तो यहाँ अभी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा b log a। तो मैंने लिख दिया b log a। सिमिलरली अगर मैं अपने a को ये पूरी चीज़ लूँ, मैं अपने b को ये पूरी चीज़ लूँ, तो मैं इस लिमिट को तुम्हें पता है क्या बना सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो, जो ये पूरी चीज़ है मेरी tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है, रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। इसको मैं बना सकता हूँ e रेज टू द पावर, यहाँ मैं लिखूंगा log ऑफ कितना, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू 1 बाय एक्स। ये चीज़ क्योंकि जो इसकी पावर थी वो जंप मार के बाहर आ सकती है, और बाहर आने का मतलब यार होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है b इंटू लॉग ए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log a इंटू बी, अलग से एक ही बात है वो, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, जो लिमिट तुम्हारी बाहर थी ना, उस लिमिट को तुम यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू जीरो में। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें, मैंने किया क्या है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यार सारी चीज़ें। देखो मैंने किया क्या है, ये देखो, ये जो लिमिट x टेंड्स टू जीरो थी, ये तुम्हारी इधर आ जाएगी e रेज टू पावर के ऊपर, और ये काम करता है। अब मेरे पास क्या है, e रेज टू द पावर को एक बार के लिए भूल जाओ, तुम सिर्फ कंसिडर करो अपने इस लिमिट को सॉल्व करना। जब ये सॉल्व हो जाएगी तो बाद में e रेज टू द पावर कर देना। तो मुझे क्या सॉल्व करना है यार, लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं, बहुत सही। तो लॉग ई है, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एक्स। क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब ये जो फॉर्म है ये किसके फॉर्म का है, ये जो लिमिट है सिर्फ ये है 0 बाय 0 फॉर्म की। ऐसा क्यों, मुझे ये बताओ। एक्स को 0 पुट करता हूँ तो टैन पाई बाय 4 बचता है, सिर्फ टैन पाई बाय 4 होता है 1, और फिर लॉग 1 होता है 0। तो एक्स को 0 डालोगे तो आएगा 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म का है। तो इसका मतलब मैं क्या लगा सकता हूँ यार यहाँ पे, अब मैं लगा सकता हूँ अपना एल हॉस्पिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल रूल लिखते हैं, तो ये वाला रूल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट। तो ये रूल लगाने के बाद तुम्हारा क्या बच जाएगा, दोनों बार डिफरेंशिएट करो। तो इसमें क्या होता है, कभी भी एल हॉस्पिटल रूल मेरा ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर मेरा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मेरा मतलब ये इस फॉर्म में ले रहा है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है, 0 बाय 0 फॉर्म ले रहा है अगर मतलब 0 डालने के बाद, तो मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एंड सो ऑन। और बार भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ डिपेंडिंग कि ये वाला फॉर्म बरकरार रहे मेरा, राइट। तो ये चीज़ आ गई मेरी। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक बार देखते हैं। ये मेरा बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नीचे के डिफरेंशिएशन करो तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर के डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब चेन रूल लगाओ, सेक्स स्क्वायर टैन मतलब सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था 1, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन, तो इसको हटा दो, एक ही बात है। अब मुझे जो सॉल्व करना है उसके लिए एक तो क्लियर करो इस चीज़ को, मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो सीधा अगर मैं x की अब वैल्यू 0 डालता हूँ तो आंसर आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो tan पाई बाय 4 होता है मेरा 1, डिनोमिनेटर हो गया 1, सेक स्क्वायर पाई बाय 4, सेक 45 डिग्री होता है √2,
तो √2 का स्क्वायर 2, तो मेरा आंसर आ गया 2। अब देखो हो क्या सकता है, तुम्हें ऑप्शन में 2 दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, 2 को टिक कर दिया, क्वेश्चन गलत, सीधा गलत। क्यों? क्योंकि मुझे e⁻² निकालना था ना यार। देखो मेरी लिमिट ये आ रही है, ये पूरा, और मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है अभी। मैंने कहा था ना तुमसे, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर बाद में यहाँ पुट कर दो। तो मैंने इसलिए कहा था कि इस चीज़ को याद भी रखना है तुम्हें। तो तुम्हारा जो टोटल आंसर है वो क्या था, e⁻²। ये तुम्हारा है करेक्ट आंसर, राइट। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी। ये तो फालतू में दे रखा था, इसका मतलब है कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इफ फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये एक्चुअली ये है लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस 0,1। ये अजीब सा बिलोंग्स टू का साइन लग रखा है, जो भी है, और ये भी आई डोंट नो क्या है मिस प्रिंटिंग होगी। तो मुझे ये दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, फिर लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर मेरा l के बराबर है, तो l वो क्या है, मेरी लिमिट क्या आ रही है, इन चारों में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं यार सॉल्व, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। सबसे पहली बात मेरी, देखो x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू 0 प्लस भी हो सकता है, x टेंस टू 0 माइनस भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। और मैं यहाँ दोनों चीज़ें क्यों ले रहा हूँ यार, क्योंकि जैसे ही मुझे चीज़ें दिख जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड एक्स जैसी, तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करनी ज़रूरी होती है और इंडिविजुअली दोनों लिमिट्स निकालनी ज़रूरी होती है। तो अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो वो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अगर मेरा x 0 माइनस है मतलब 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू है, 0 से कोई भी छोटी वैल्यू मेरी क्या होती है यार, नेगेटिव वैल्यू होती है। और अगर मेरा जो मॉड x है, मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, ये आता है x अगर मेरा x 0 या 0 से बड़ा है, माइनस x अगर मेरा x 0 से छोटा है। अगर मेरा देखो x 0 से छोटा हुआ ना, भले ही बहुत कम छोटा, 0 माइनस है, पर एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, तो जो मेरा ये मॉड x है ये बन जाएगा माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यार कि जो मेरा मॉड x है वो माइनस एक्स होता है अगर इफ x टेंस टू 0 माइनस, एक नेगेटिव नंबर पे, राइट। तो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस करते हैं यार। सबसे पहले मॉड था तो 1 माइनस एक्स, समझ आ रहा है तुम्हें, क्योंकि x की जगह मैंने माइनस एक्स लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में लैम्डा माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर देता है। अगर मेरा 0 माइनस है तो इसकी जो वैल्यू होगी बहुत बहुत छोटी होगी, राइट, पर नेगेटिव वैल्यू होगी और 0 से कम होगी। तो अगर हम नंबर लाइन बनाएं, यहाँ आता है मेरा -1, यहाँ आता है 0 और इसके बहुत पास आएगा 0 माइनस, तो ये एक इससे पहले आता है नंबर 0 से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, तो इसकी जगह लगा दो अपना -1, लगा दिया। तो ये आ गई मेरी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है ये। अब अपनी निकालते हैं यार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, उससे पहले एक बार इसको ढंग से सॉल्व तो कर ले। ये आ गया 1 माइनस 2x और नीचे कितना आ गया, लैम्डा माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड। मुझे क्या करना था, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो अब x की वैल्यू 0 डाल दो, x की 0 डालोगे तो आंसर आ गया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉड। तो सिर्फ नीचे मॉड ले सकते हो तुम। ये वैल्यू आ गई मेरी कितनी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर अब मैं निकालना चाहूँ अपनी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, वो होगी मेरी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स। अब इधर देखो ये तो सेम है, मेरा मॉड x 0 प्लस के केस में कितना हो जाएगा, सिर्फ x के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि अब मेरा x क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव x में मेरा आंसर आता है सिर्फ x, तो ये आ गया सिर्फ x। सिमिलरली अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस की वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये 0 से हल्की सी बड़ी नंबर है, जो भी 0 से बड़ा नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे आ गया मेरा लैम्डा माइनस एक्स प्लस 0, ये चीज़ तो 0 है मेरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। तो ये कितना बना मेरा, ऊपर तो सिर्फ वापस से 1 आ गया और नीचे x को 0 डाल दो अभी से ही, तो मेरा आंसर आ गया सिर्फ मॉड लैम्डा। तो ये आ गया मेरा कितना, राइट हैंड लिमिट। अब इन्होंने ये बोला है यार कि जो मेरी लिमिट है कुछ ना कुछ है ना इन चारों में से, इसका मतलब मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना कंपलसरी हो जाता है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो इससे यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1
इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ, इससे दो सॉल्यूशन निकलते हैं। पहला कि लैम्डा -1 की वैल्यू लैम्डा है, और फिर दूसरा सॉल्यूशन है कि लैम्डा -1 की वैल्यू माइनस लैम्डा। ये तो बेसिक मॉड को खोलने का तरीका होता है मेरा, राइट। इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मेरा, मेरे को -1 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे लैम्डा मिल गया हाफ, तो लैम्डा की एक वैल्यू आ गई। अब मुझसे क्या पूछा था, मुझसे अपनी लिमिट पूछी गई है, तो लिमिट का आंसर क्या होगा। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं बहुत तेज से, कि आंसर 1/2 कर दिया, क्योंकि एकदम से लैम्डा आया ना यार, तो 1/2 आंसर कर देंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं भी कर सकता हूँ। बट आंसर 1/2 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था एल, और एल कितना है, एल की वैल्यू ये है लिमिट। तो बेसिकली देखो ये एल है, तो मेरा एल एच एल भी एल है, मेरा आर एच एल भी एल है। तो मेरा एल कितना हुआ बताओ जरा, ये भी एल है, ये भी एल है। तो लैम्डा की जगह 2 डाल दो, तो 1 मॉड लैम्डा जो है ये मेरा एल के बराबर है। तो 1/1/2 का मॉड मेरा एल है, ये पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ +2। तो मेरा आंसर है बी, जो है +2। समझ आ रहा है यार। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 3x रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3a प्लस x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4x रेज टू द पावर 1/3, जहां मेरा a 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले तो इसको चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म का आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है मुझे क्वेश्चन। अगर मैं x की जगह सच में a पुट कर दूं, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, a प्लस 2a है ना रेज टू द पावर 1/3 माइनस 3a रेज टू द पावर 1/3। डिनोमिनेटर क्या बनेगा मेरा, 3a प्लस a रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4a रेज टू द पावर 1/3। तो ये ऊपर आ गया 3a रेज टू द पावर 1/3, ठीक है, माइनस 3a रेज टू द पावर 1/3। तो तुम देख सकते हो ये 0/0 ही बनेगा। 4a रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4a रेज टू द पावर 1/3 विच इज 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब ये 0/0 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं एल हॉस्पिटल, जिसको हम लिखते हैं एल हॉस्पिटल लिखने में। तो ये वाला अपना रूल अपनाते हैं, जिसमें अगेन क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी वैल्यू सेम आ जाती है मेरी, राइट। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं यार, कितना आएगा मेरा 1/3, बेसिक डिफरेंशिएशन हो रही है, तो इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a प्लस 2x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि -2/3, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ही तो है, इंटू 2, चेन रूल जरूरी था ये। फिर माइनस 3x रेज टू द पावर -2/3, राइट। नहीं, एक बार गलती कर दी यहाँ पे, क्या, पहले पावर लिखो ना, -1/3, फिर 3x रेज टू द पावर -2/3, और चेन रूल से फिर से 3 को डालो। फिर अब मेरा डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा जरा देखते हैं। वापस से 1/3, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी, 3a प्लस एक्स रेज टू द पावर -2/3, और फिर x का कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ चेन रूल नहीं लगेगा, -4x अगेन 1/3, 4x रेज टू द पावर 1 माइनस 1/3, मतलब 1/3 माइनस 1 यानी कि -2/3 इंटू 4 चेन रूल से। इन चारों में से यार मैं क्या कर सकता हूँ, अपने 1/3 को कॉमन निकाल सकता हूँ और काट सकता हूँ। तो इसको काट देते हैं, तो ऊपर कितना बचा यार मेरे पास, 2x प्लस a, मतलब a प्लस 2x एक ही बात है, रेज टू द पावर -2/3, और 2 को बाहर रखो, राइट। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस कितना, 3 टाइम्स 3x रेज टू द पावर -2/3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा यार, यहाँ आ रहा है 3a प्लस एक्स रेज टू द पावर -2/3 माइनस 4 टाइम्स 4x रेज टू द पावर -2/3। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ यार बार बार, कि एल हॉस्पिटल रूल से होता है ये, कि यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ भी क्या आ जाएगा यार मेरा, लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू को हटाओ, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, राइट। अब अगर मैं x को a पुट कर दूंगा, तो क्या मेरे पास वापस से आंसर वो 0/0 फॉर्म आ रहा है, नहीं। तो क्या कर दो, पुट x इज इक्वल टू a, अब डाल दो x की वैल्यू अराउंड a, तो आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू a डालोगे तो 2a प्लस a, 3a रेज टू द पावर -2/3 माइनस 3 टाइम्स 3a रेज टू द पावर -2/3। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ आ जाएगा 4a रेज टू द पावर -2/3 माइनस 4 टाइम्स 4a रेज टू द पावर -2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई देखते हैं यार, 2 - 3 कितना होता है, -1, तो -1 इंटू 3a रेज टू द पावर -2/3, और डिनोमिनेटर में 1 - 4, तो -3, नीचे कितना आएगा यार मेरा, 4a रेज टू द पावर -2/3, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद इसको लिख सकता हूँ 1/3, और इन दोनों को इकट्ठा ले लो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से एक चीज़ ये देखो, 4a है ना वो नीचे, ये 4a आया था मेरा, राइट, 4a है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर -2/3। a तो कट जाएगा मेरा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में,
नीचे 4⁻⁻²/3। तो इस चीज़ को तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 4⁻²/3 और नीचे 3 इंटू 3⁻²/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, एक बार ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को सारे ऑप्शन 2 में दे रखे हैं मुझे, तो एक तो 2 में कन्वर्ट करो इसको। हम इसको लिख सकते हैं 2⁻⁴/3, राइट, और नीचे 3 इंटू 3⁻²/3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यार मेरा जो, तो मेरे को यहाँ से लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन है मेरा, या फिर क्या है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड सी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो इन सबको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ये तो बड़ी गंदी बात है। तो क्या कर सकते हैं हम, क्लियरली बात तो ये है कि मेरा इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो दो तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ लाते हैं ऑप्शन में, क्योंकि है नहीं तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक तो हम ये लिख सकते हैं 2⁻⁴/3/3⁻1 + 2/3 यानी कि 5/3। अब ऐसा ऑप्शन तो कहीं है नहीं इन दोनों में जिसमें 2/9 है या ये है, इवन अगर मैं इसको 9 में कन्वर्ट करता हूँ एक ही बात है, होगा नहीं वैसे तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, 2/3 की फॉर्म में लाते हैं, एक बार एक 2/3 बाहर ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻1/3। और नीचे क्या लिख सकते हैं यार हम, एक 3 को अगर बाहर लेके 3 मतलब 3⁻²/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2⁻1/3, और 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 9⁻1/3। तो ये चीज़ हो गई 2/3 इंटू 2⁻9⁻1/3। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ भाई यही है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यार अगले क्वेश्चन पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन होगा। जिन पे भी स्टार मार्क लगा रखे हैं ना, वो क्वेश्चन लाइक मुझे तो बढ़िया लगे, तो सॉल्व करते हो सकता है तुम्हें ईजी लग सकते हैं। मुझे दे रखा है एफ एक फंक्शन है, उसकी डोमेन रेंज दे रखी है फालतू में। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f(1) मेरा e के बराबर है, ठीक है। तो और लिमिट जो भी है ये t टेंड्स टू x हमारी कुछ 0 के बराबर है। फिर बाद में दे रखा है कि अगर मेरा f(x) 1 के बराबर है तो x की वैल्यू बताओ। ये बाद वाली चीज़ है, पहले तो हमें कुछ ऐसा करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं अपने इस चीज़ में जो मेरा ये है लिमिट t टेंड्स टू x में, इसमें अगर एक्चुअली t को x पुट कर दूँ, टेंड ना करूँ, x पुट कर दूँ, तो तुम देख सकते हो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और न्यूमरेटर भी क्या बनेगा। देखो अगर t को मैं x पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा x² f²x ठीक है, जो कि होता है 0, और नीचे भी x माइनस x। तो दिस इज बाय 0/0 फॉर्म, राइट। तो 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपना एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है यार, देखते हैं जरा यार, कि इसको डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे को। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यार, गलती से भी d/dx मत करना मेरे भाई, मुझे d/dt करना है। क्यों? क्योंकि लिमिट t टेंड्स टू समथिंग है। मान लो x मेरा अल्फा होता तो d/dt करते हैं ना तुम लोग, राइट। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। तो क्या करो यार, दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, f²x तो एक कांस्टेंट है t के रिस्पेक्ट में, और t² की डिफरेंशिएशन होती है 2t। फिर यहाँ x² एक कांस्टेंट है, f²t बेसिकली मेरा क्या है, f ऑफ t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, 2 टाइम्स f ऑफ t, चेन रूल से f'(t). तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉन्स्टेंट की 0, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, सिर्फ 1 है तो ये हटाओ। अब ये चीज़ मेरी क्या है, 0 के बराबर है। अब एक और चीज़, यहाँ लिमिट x t टेंड्स टू x तो मैं लिखना भूल गया। अब क्या करो, t को x पुट कर दो, t को x पुट कर दो, राइट। तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा f²x इंटू 2 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x² f(x) इंटू f'(x) इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यार मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, अपना 2x f(x) मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा यार, इस साइड से कितना बचेगा मेरा, एक तो f(x) रह गया, और उस साइड से क्या बचेगा, माइनस x टाइम्स f'(x) रह गया, इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा, ठीक है, या ये 0 होगा। अब f(x) तो बाद में मुझे दे रखा है कि 1 के बराबर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, और x को भी हम 0 तो पुट कर नहीं रहे, मतलब मेरा जो x है ये हमेशा तो 0 होगा नहीं ना, राइट। कोई भी वैल्यूज हो सकती है उसकी। और एनीवेज देखो, मुझसे x पूछा था, ऑप्शंस देखो, कहीं भी x 0 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है इसको पुट कर दो 0 के बराबर। अब यार इस चीज़ के लिए ना तुम्हें वो आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ मैं जानता हूँ लिमिट्स विमिट्स का, पर फिर भी, क्योंकि ये कितना बन जाएगा, तो f(x) इज इक्वल टू कितना, x f'(x) मैं उस साइड ले गया, ठीक है, उस चीज़ को। अब तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक चीज़ ये देखो, बताओ तुम इसमें क्या करेंगे। हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू
एक तो इसको नीचे x ले आओ, एफ डैश एक्स मेरा होता है डी बाय डी एक्स इंटू एफ एक्स, राइट। अब हम लगाएंगे अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि मैं डी एक्स को ऊपर ले आया, x तो यहाँ है, और मैं डी ऑफ एफ एक्स था ना, ये डी ऑफ एफ एक्स है, इसके नीचे मैं ले आया एफ एक्स को। क्या समझ आ रहा है मैंने क्या किया? इसको नीचे ले आया और डी एक्स को मैं ऊपर ले आया। अब क्या किया, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन मार दी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होती है? लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होती है? लॉग एफ एक्स। क्यों? क्योंकि एफ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है, प्लस अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं वापस से लिख सकता हूँ, लॉग के लिख सकता था, या बेसिकली इस कांस्टेंट को मैं इस साइड पे तो ला सकता हूँ यार, यहाँ पे, ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ लॉग के एक्स। आई होप यार तुम्हें ये चीज़ें समझ आ रही हो, ठीक है, ये तो बेसिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मैं कह सकता हूँ के एक्स की वैल्यू है एफ एक्स, तो मतलब मेरा फंक्शन तो मुझे मिल गया। मेरा जो फंक्शन है वो कितना है? के एक्स। अब मुझे एक बात दे रखी है, कौन सी बात? मेरा एफ ऑफ वन ई के बराबर है। यहाँ से मेरे को अपना के मिल जाएगा, के अभी तक मेरा मिला नहीं है ना, के को जरूरत है मिलने की, बाद में ये वाली चीज़ लगाएंगे। तो अभी के लिए इस पे ध्यान देते हैं। एफ ऑफ वन मेरा किसके बराबर है? यहाँ देखो, मेरा जो एफ ऑफ वन है वो है ई के बराबर, यानी कि कितना हुआ मेरा? यहाँ एक बार इस केस में वन डालो तो एफ ऑफ वन हो जाएगा मेरा सिर्फ के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ मेरा? बताओ ज़रा यार, एफ ऑफ वन के है ना, तो के की वैल्यू ई के बराबर हो गई। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है इट इज़ इक्वल टू ई इंटू एक्स। अब मुझे ये दे रखा है कि मेरे एफ एक्स की वैल्यू है वन, तो एक्स की वैल्यू बताओ इसमें से। तो ठीक है, पुट कर लेते हैं यार, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन, ये है ई एक्स, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई? अपनी एक्स की वैल्यू जो है वन अपॉन ई, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा है क्या है? वन अपॉन ई। सुंदर बनाते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, दे रखा है, हाँ बिल्कुल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यार ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि इसमें क्या यूज हो रही थी यार? इसमें हो रहा था तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल यूज हो रहा था, वो वाला दिमाग। और इसमें क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में यार यूज? इसमें हो रहा था हमारा कितना? एल हॉपिटल। यार एल हॉपिटल तो तुम्हें आना ही चाहिए। एल हॉपिटल अगर नहीं आता तो जेई मेंस की लिमिट्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एल हॉपिटल यूज हो रहा है और वेरिएबल सेपरेबल, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क लगा दिया है। तो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है यार, मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, साइड में लिखते हैं यार, पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो मुझे दे रखा है कि अल्फा इसकी एक पॉजिटिव रूट है। सबसे पहले इसकी रूट्स निकालते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, मुझे फैक्टर्स दिख रहे थे, इज इक्वल टू जीरो। रूट्स निकाले, फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना बेसिकली, सॉरी। तो इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ? एक्स को कॉमन लो, एक्स प्लस वन, माइनस टू को कॉमन लो, एक्स प्लस वन। तो ये कितना आ गया यार मेरा? ये बन गया मेरा एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस वन। तो एक रूट है मेरी टू, एक रूट है माइनस वन। मुझे कहा था कि पॉजिटिव रूट, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो प्लस टू है, तो यहाँ से मुझे मिल गई मेरी अल्फा की वैल्यू टू। तो ठीक है, अल्फा पहले से ही मिल गया। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ अलग से अल्फा लिखते हैं ना, तो बच्चों को लगता है अच्छा मुश्किल है, अल्फा प्लस तीन चार वेरिएबल डाल दिए, कोई बात नहीं, इसलिए पहले ही इसको यहाँ से निकाल दो। अब इसकी वैल्यू मुझे मतलब इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थी, मुझसे पूछा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो एक बार लिखते हैं लिमिट कितना है मेरा? एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, यानी कि टू प्लस अल्फा, टू निकल गया ना। ऊपर न्यूमरेटर में है वन अपॉन कॉस पी एक्स, पी एक्स कितना है पहले ही लिख लेते हैं यार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये चीज़ दे रखी है, इसका अंडर रूट अपॉन कितना है मेरा? एक्स प्लस टू माइनस फोर। तो मैं इसको यहीं की यहीं चेंज करके लिख देता हूँ एक्स माइनस टू। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक्स को टू प्लस डालता हूँ तो ये अराउंड बन जाएगा मेरा जीरो बाई जीरो की फॉर्म, अगर मैं एक्स को टू डाल देता हूँ, और ऊपर भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनेगा। ऐसा क्यों होगा कि मेरा ऊपर जीरो वाला फॉर्म बनने वाला है? क्योंकि देख, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है ना कि जीरो बाई जीरो फॉर्म है भी या नहीं है। तो डिनोमिनेटर तो हाँ जीरो है, अगर मैं एक्स को टू पुट करता हूँ। न्यूमरेटर क्या होगा? वन माइनस कॉस ऑफ, अब देखो, अगर मैं एक्स को टू पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इसका एक रूट है, और कॉस जीरो होता है मेरा वन, तो वन माइनस वन होता है मेरा जीरो। तो बेसिकली न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी हो जाएगा जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? एल हॉपिटल रूल लगा लो, ठीक है। उससे पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो। मैं कभी भी वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं अगर उसका अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, तो ये चीज़ हो जाएगी रूट टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू। तो ऊपर वही चेंजेस करते हैं, रूट टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय टू। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? मतलब अभी के लिए तो एक्स माइनस टू है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया है,
अब क्या करो, अब इसको क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म में है, साइन 0/0, तो इसको करो डिफरेंशिएट, अपना लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा यार क्वेश्चन, ऊपर अगर डिफरेंशिएट करूंगा √2 तो कांस्टेंट है, साइन की डिफरेंशिएशन होती है तो कॉस, तो कॉस x² - x - 2 डिवाइडेड बाय 2, चेन रूल से कितना आ जाएगा मेरा 2x - 1 डिवाइडेड बाय कितना मेरा 2 के बराबर, राइट। डिनोमिनेटर में मेरा सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरा क्या था, लिमिट। यहाँ देखो एक और चीज़ मेरी रह गई, वैसे तो यार ये मेंस है, मेंस के पेपर में तुम बार बार रफ शीट में ये तो लिखोगे ही नहीं ना कि x टेंस टू 2 प्लस, ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है उस वक्त पे, ठीक है। तो अब सीधा क्या करो, x की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दो, तो कितना आया मेरा √2। अगर मैं यहाँ x की जगह 2 मत डालना एक बार के लिए, ठीक है क्योंकि 2 डालोगे आंसर तो 0 ही आएगा ना, इसकी तो रूट है ना 2, तो ये 0 आ जाएगा, तो सीधा लिख दो cos 0, और मेरा cos 0 कितना होता है 1, तो बस इतना आ गया मेरा √2 के बराबर। √2 इंटू यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर आ गया 3√2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, ऑप्शन में है क्या 3√2 डिवाइड बाई 2, नहीं ये वाला है पर, तो तुम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, तुम इसको चेंज करके लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय √2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा आंसर नंबर क्वेश्चन जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, स्टार मार्क लगा रखा है यार, बढ़िया ही होगा ये क्वेश्चन। अच्छा बट ये वो वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे यार कुछ भयानक सी चीज़ें दे रखी है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1 + x² + x4 की अंडर रूट, जिसकी कोई रूट्स भी नहीं होती बाय द वे, -1 डिवाइडेड बाय x -1, और नीचे यही सेम चीज़, ठीक है। समझ आ रहा है तुम्हें, सेम चीज़ नहीं है, बेसिकली है क्या, तुम्हें मैं ये बताता हूँ सबसे पहले तो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, इसको अगर ढंग से फॉर्म में लिखे, इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है, अगर मैं e⁻ की बात करूँ ना, तो ये है 1 + x², अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो कह रहा हूँ मैं, अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ये e की पावर में है, ये पूरी चीज़ मैंने दिखाई है, -1 अपॉन, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ, यही सेम चीज़ 1 + x² + x4 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय x, ये पूरी चीज़। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो x था इसको मैं नीचे ले जाके 1/x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, मेरा लिमिट जा रहा है x टेंड्स टू 0, एक बारी के लिए ना यार सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, किस एक्सप्रेशन पे, 1 + x² + x4 अंडर रूट -1 अपॉन x, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं इसको टी पुट कर देता हूँ इस पूरी चीज़ को, जो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, एक बार देखते हैं। सिर्फ जो बाद वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये मेरी क्या बन जाएगी, e⁻t -1 अपॉन टी। और तुम्हें एक बात पता है कि लिमिट अगर मैं कहता हूँ x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है 1, या फिर मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0 e⁻t -1 अपॉन t, इसकी वैल्यू भी होती है मेरी 1 के बराबर। तो अगर मैं कहीं ना कहीं से ये t टेंड्स टू 0 ले आऊँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, और आंसर 1 ही आएगा वैसे तो। बट एक बार इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आएगा यार, 1 + 0 + 0 का रूट, यानी कि 1 -1 कितना हो गया मेरा 0 अपॉन 0, ये भी 0 है, तो ये मेरा बन रहा है 0/0 फॉर्म का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x के 0 पुट करने पे, जो मेरा अगर 0 टेंड करा दूं मैं, तो जो मेरा ये t है ये भी 0 टेंड करा रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता यार, अभी हमने t लिमिट तो निकाली ही नहीं है, अभी बस मुझे ये पता है कि जो मेरा लिमिट है x वो 0 पे टेंड कर रहा है। तो एक बार वैल्यू निकालते हैं इस पूरी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ यार, ये चीज़ तो सिंपल है काफ़ी, ये है एल हॉस्पिटल से, सिर्फ इस लिमिट को सॉल्व करो एक बारी के लिए, राइट, क्योंकि x 0 पे टेंड कर रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो ऊपर की डिफ्रेंसिएशन करनी है बस 1/2√x, x की जगह पूरी चीज़, फिर इसका लगा दो तुम चेन रूल, तो 2x + 4x³ राइट, -0 अपॉन 1, तो ये चीज़ आ गई मेरी, राइट। इसमें अगर मैं लिमिट को x टेंड्स टू 0 करा दूं, यानी कि 0 को पुट कर दूं, तो आंसर आ जाएगा 0 अपॉन जो भी चीज़ आ रही है मेरी, तो आंसर 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये लिमिट निकल के आ रही थी, t जो है t 0 ही हो रही थी मेरी, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि t भी जो है मेरा वो 0 टेंड कर रहा है, क्योंकि लिमिट जो वैल्यू है वो भी टेंडिंग वैल्यू होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है। और अब इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, 1 के बराबर। तो बढ़िया क्वेश्चन था ना यार ये, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा था, स्टार मार्क।
देखो ऑफ कोर्स यार तुम इसे और तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें पता है 0/0 फॉर्म का है, तो इसी में एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो यार तुम। बट वही है, ये बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन, चेन रूल पे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल पे प्रोडक्ट रूल, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा उस चीज़ में? ऑफ कोर्स बहुत टाइम वेस्ट होगा। राइट, सॉल्व हो सकता है उससे भी, कोई इशू नहीं है, बट ये एक काफ़ी नीट तरीका जो मैंने तुम्हें बताया था वो है। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। मुझसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में है इंटीग्रल ऑफ 0 to x-1 का स्क्वायर, और अंदर है t cos t स्क्वायर dt, और डिनोमिनेटर में है x-1 इंटू साइन x-1। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, इनमें से कौन सा आंसर है यार? यार एक मेजर मिस्टेक्स जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे एक्चुअली बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो ये है, जो तुम्हारा लेबनीज रूल होता है ना यार, स्पेलिंग क्या होती थी, हाँ जो भी है, तो एक लेबनीज रूल होता था इसका इंटीग्रेशन का, मतलब ये होता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि d/dx ऑफ एक ऐसी इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट x में है और अपर लिमिट भी x में ही है, अब वो अंदर जो फंक्शन है वो है कोई फाई ऑफ t का फंक्शन, मतलब एनीवेज जो ये अंदर वेरिएबल था, इसको तो तुम्हें पता है यार, इसको डमी वेरिएबल बोलते हैं, इसकी कोई बस की होती नहीं है, ये रिप्लेस हो जाता है इनसे। तो एट द एंड जब ये इंटीग्रेशन आएगा तो x की टर्म्स में होगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है x की टर्म्स में, है ना? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस एंड देन डूइंग d/dx ऑफ दिस, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता था ये, कि तुम पता है क्या लिखोगे, सबसे पहले फाई में अपर लिमिट डालो, डाल दी t की जगह अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस फाई में लोअर लिमिट डाल दो अपने फंक्शन में, और फिर लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बच्चे क्यों गलती करेंगे इंटेलिजेंट वाले? क्योंकि वो इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, राइट? इस फॉर्मूले को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं x को 1 टेंड कराता हूं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x-1 0, तो एनीवेज डिनोमिनेटर 0 और न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों यार? यहाँ लिमिट्स देखो, मेरी लिमिट्स है 0 से लेकर x-1 का स्क्वायर, तो अगर मेरे को बताओ अगर मैं x को 1 टेंड कराता हूं तो x-1 हो जाएगा 0, तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से 0 जाएगा, और कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन अगर मेरा a to a जाता है डेफिनेट, तो उसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। तो क्लियरली जो ये मेरा क्वेश्चन है ये 0/0 फॉर्म का तो बन जाता है, राइट? 0/0 फॉर्म में हम एल हॉपिटल रूल को अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर की डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे की, दोनों एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसमें दिक्कत पता है क्या आ जाएगी, जब ऊपर की डिफरेंशिएशन हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले से, तो जो मुझे आंसर मिलेगा ना यार, सही तो हो जाएगा बट वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा जो मेथड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नीचे की भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और ये थोड़ी बड़ी डिफरेंशिएशन बन जाएगी नीचे की, राइट? तो इससे अच्छा क्या है कि तुम ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, फिर ये क्वेश्चन 2 मिनट का रह जाता है। देखो अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व भी कर लूं तो ये है 0 से लेकर x-1 का स्क्वायर। अब मैं क्या लिख सकता हूं, t इंटू कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पे अगर इस इंटीग्रेशन में मैं टी स्क्वायर को कुछ भी पुट कर दूं जैसे k, तो 2t dt मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बेसिक इंटीग्रेशन है डी के। अभी तुम्हें इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए इसको करने के लिए वैसे तो, ठीक है? तो मेरा जो t और dt है इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ डी के, तो और इसको लिख सकता हूँ कॉस के डी के। तो लिमिट्स अभी वही रहने दो, बाद में चेंज कर देंगे हम लिमिट्स को। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जरा मुझे ये बताओ? ये मेरा जाएगा कितना, साइन के होती है इसकी इंटीग्रेशन, तो साइन के डिवाइडेड बाय 2 या फिर साइन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें लिमिट डाल दो टी की जो है 0 से लेकर x-1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा यार? तुम्हें भी पता है वो होगा हाफ। एक तो हाफ को बाहर ले लो यार तुम, हाफ इंटू साइन ऑफ x-1 रेज टू द पावर 4। 4 क्यों हुआ? क्योंकि 2 पहले से था, मतलब स्क्वायर हम t की जगह डाल रही है पूरी वैल्यू, तो एक और स्क्वायर है तो ये हो गया 4। तो ये तो मेरा आ गया न्यूमरेटर, राइट? अब डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, तो मैं इधर करके दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन कितना बन जाएगा यार? देखो न्यूमरेटर आ गया मेरा कितना, हाफ ऑफ साइन ऑफ x-1 का 4, राइट? और डिनोमिनेटर में x-1 इंटू साइन ऑफ x-1, ये भी सही है यार ये वाली बात। तो इससे तुम यार क्या देख सकते हो, बहुत आराम से सॉल्व नहीं हो सकता? जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो मेरी लिमिट थी ना यार, ये थी लिमिट x टेंड्स टू 1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं लिमिट x-1 टेंड्स टू 0। समझ आ रहा है? इतना तो हम चेंजेस ला ही सकते हैं ना। तो ये बेसिकली क्या है, साइन ऑफ, मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, x-1 को मैं पुट कर रहा हूँ y, तो ये है साइन y4 अपॉन y इंटू साइन y, जहां मेरा लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाता है। अब मुझे बताओ लिमिट y टेंड्स टू 0 में साइन ऑफ एनीथिंग भी कितना बन जाएगा? ऊपर की चीज y4 के बराबर हो जाएगी और नीचे y इंटू y, तो टोटल आ गया कितना, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी है, एक ही बात है। अब अगर इसमें हम 0 डालेंगे तो जो मेरा आंसर है वो मुझे वही मिलने वाला है, क्या, 0 के बराबर मेरा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट fx इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल विच हैज critical points x is equal to plus minus 1 and limit x tends to 0, 2 plus fx upon x cube is equal to 4। तो ये इन्होंने पूछा है which one is incorrect। अब यार ये एक लेंथी क्वेश्चन है और अच्छा भी है, तो इसमें स्टार मार्क लगाना तो बनता
ही था, ठीक है, जो मैंने नहीं लगाया था पहले। तो यार ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब भी इनकरेक्ट वाली चीज आ जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनमें से 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए तुम्हारे। तो या तो ऐसा हो कि पहला ही इनकरेक्ट निकल जाए तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, पर फिर पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन को हम सॉल्व ही कर लेते हैं, सारी चीजें हमारी अपने आप ही निकल जाएगी। मुझे दे रखा है कि एफ एक्स क्या है मेरा, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ये कुछ इस फॉर्म का होगा मेरा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी 5 डिग्री है, क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ए एक्स 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। राइट, इस बात में कोई डाउट है? हाँ है, फिर गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, 4 के बाद यहाँ 3 आएगी, सी एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, 6 टर्म्स। राइट, अब मुझे एक चीज ये दे रखी है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं उसकी डिफरेंशिएशन करूं डी बाई डी एक्स से इसको करूं और मेरा आंसर आएगा एफ डैश एक्स, तो जहां जहां मेरा एफ डैश एक्स 0 होता है उनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, क्योंकि 5 है ना, तो उनमें से मुझे 2 रूट्स तो ऑलरेडी मिल गई। राइट, उनमें से एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है -1, बाकी 2 रूट्स नहीं है। अब एक बार अपने यार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है यार कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 और 4 को यहाँ से काट दो, यानी कि यहाँ सीधा तुम लिख सकते हो 2, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये बस बुद्धू बनाने के लिए दे रखा था, चेक कर रहे थे कि तुम्हें ये लिमिट्स की चीज आती है या नहीं। अब यार एक चीज जब मुझे ये दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा 2x क्यूब के बराबर है। एफ एक्स मेरा कितना है यार 2x क्यूब के बराबर है। तो इसका मुझे ये मतलब बताओ, जब मैं x को 0 पुट करता हूं, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर तो मेरा 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी तो 0 होना चाहिए, तभी तो मेरा क्या बनेगा 0 बाय 0 फॉर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, जरा मुझे ये बताओ। इसका 100% ये मतलब है कि हमारा f ऑफ 0 0 के बराबर है, क्योंकि अगर मैं x क्यूब की बात करूं तो 0 क्यूब तो 0 होता है और मैं टेंड करा रहा हूं, तो 100% तुम समझ आ रहा है तुम्हें, f ऑफ 0 0 होगा ही, और इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। अब यार एक और बात, एक्चुअली इसका जो 0 चीज है, 0 इसका एक ट्रिपल रूट हो जाएगा। 0 इसका क्या होगा यार, एक ट्रिपल रूट रहेगा 0। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 इसका ट्रिपल रूट है, यानी कि 3 बार आ रहा है हमारा जो 0 है, ये 3 टाइम्स आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, मैं फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो एफ डबल डैश एक्स अपॉन कितना आएगा 6x। अब ये फिर से, क्योंकि देखो अभी भी ये 0 बाय 0 फॉर्म में रहना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, फिर यहाँ भी मेरा 0 बाय 0 फॉर्म में रहना चाहिए। इसके बाद अगर मैं अब लगाऊं तो मेरा आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन 6 विच इज नॉट 0 बाय 0 फॉर्म। तो क्लियरली मेरा एफ एक्स का भी एक रूट 0 है, f0 भी 0 होगा, मेरा एफ डैश एक्स एफ डैश 0 भी मेरा 0 के बराबर होगा 100%, और मेरा क्या एफ डबल डैश 0 भी मेरा 0 के बराबर होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यार, एक बात बताता हूं तुम्हें, अगर मेरा एफ डैश 0 भी 0 के बराबर है, राइट, अगर मेरा मतलब जो ये रूट है, ये एफ डैश का भी अगर रूट 0 आ रहा है एक, और अगर मेरा f0 भी 0 है, तो इसका मतलब f 2 बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली अगर मेरा f डबल डैश भी 0 है, f डैश 0 भी और f भी 0 है, तो ये 3 टाइम इसी में रिपीट होगा ही होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ यार, जो टोटल मैंने बात बताई, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, ये चीज तुमने समझ ली ना। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा एफ एक्स पक्का कुछ इस फॉर्म का होगा, एक्स क्यूब, और यहां पे एक आएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि क्योंकि 3 बार 0 आ रहा है ना मेरा, तो इसका मतलब मेरे 3 फैक्टर्स तो 0 है, तो एक्स क्यूब यहाँ पक्का रहेगा, क्योंकि अगर एक्स क्यूब रहेगा तभी तो ये चीज कैंसिल हो पाएगी, क्योंकि देखो मेरे को जब लिमिट निकालता हूं तो कैंसिल करता हूं ना, तभी टेंड करता हूं, तो कुछ ऐसा ही सीन होगा। तो अब अपने एफ एक्स को फिर से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा एफ एक्स इस फॉर्म का होगा, यहाँ एक्स क्यूब लिखो, यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, तो समझ लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मतलब बी एक्स प्लस सी होगा, बी एक्स स्क्वायर नहीं आए, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में डेफिनेटली। तो यहाँ तो चलो मेरे को मिल गया अपना क्या एफ एक्स। अब ये ढंग का एफ एक्स आ गया, इसको हमने हटाया, सब कुछ हो गया, मुझे पता लग गया कि ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है। अब मुझे क्या क्या दे रखा है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है +-1, तो जरा इसको क्या करते हैं यार, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार इसको ढंग से भी लिख सकते हैं हम, ए एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस बी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखते हैं। एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा कितना, 5a एक्स रेस टू द पावर 4, फिर प्लस 4b एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 3c एक्स स्क्वायर। राइट, मुझे एक चीज दे रखी है कि x इज इक्वल टू +-1 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर मैं उन पॉइंट्स को अपने एफ डैश एक्स में डालूं, इसका यह मतलब हुआ यार कि मेरा एफ डैश 1 भी 0 होगा
और मेरा एफ डैश माइनस वन भी 0 के बराबर है। तो इक्वेट करते हैं, एक बार के लिए एफ डैश वन निकालते हैं। एफ डैश वन की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरी चीज में 1 डाल दो एक्स की जगह, तो आ गया 5a प्लस 4b प्लस 3c। और मेरा एफ डैश माइनस वन कितना होगा यार, ये भी देख लेते हैं एक बार। एफ डैश माइनस वन कितना होगा मेरा, 5a माइनस 4b प्लस 3c, दोनों 0 के बराबर है। अब इन दोनों को तुम सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो तुम्हारे पास बेसिकली b तो तुम्हारे पास सबसे पहले 0 आ जाएगा। तुम सबट्रैक्ट कर लो, ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है, ये 2 है, तो अगर तुम करते हो 1 माइनस 2 तो 5a कट जाएगा, 3c भी तुम्हारा देखो कट जाएगा, सिर्फ 4b बचेगा। तो 8b इज इक्वल टू 0। आई गेस इतनी मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए। तो b की वैल्यू 0 आ गई, बहुत ही अच्छी बात। अब अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे इक्वेशंस को, तो तुम्हारे पास क्या आएगा यार, कुछ c में रिजल्ट आएगा क्या तुम्हारे पास, सोचो यार जरा, क्या इसमें कोई भी रिजल्ट मेरा c में आएगा या नहीं आएगा। a और c का रिजल्ट मिल जाएगा बेसिकली मुझे। कैसे यार, देखते हैं इस चीज को भी। ये मेरा कितना हो जाएगा कि मेरे को पता है कि मेरा 5a प्लस 3c की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो एक तो ये चीज मिल गई, एक मेरा b हमारा क्या 0 मिल गया। अब इसके बाद एक चीज देखो, ये जो लिमिट वाली चीज दे रखी थी कि लिमिट fx अपॉन एक्स क्यूब मेरा 2 आ गया था, तो मैं fx की जगह क्लियरली क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, क्योंकि इसी फॉर्म में था मेरा, अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू है 2, लिमिट भी है यहाँ, तो ठीक है। तो इन दोनों को कट कर दो, तो बेसिकली ये आ गया मेरा 2। अब x की जगह इसमें 0 डाल दो, क्योंकि टेंड करना था 0 को, तो मेरा आंसर सिर्फ c आ गया, राइट। तो c की वैल्यू भी मुझे यहाँ से मिल गई 2। तो बहुत सही चीज हो रही है, इसका मतलब हमें a की भी वैल्यू मिल जाएगी, b 0 है, हमारा c 2 है, और यहाँ से हमारा a भी क्या निकल जाएगा, 5a प्लस 6, क्योंकि c 2 था 0, तो हमारा a की वैल्यू भी मिल गई हमें, कितनी आ गई, -6/5, राइट, बहुत ही सही। तो बेसिकली मुझे अपना पूरा पॉलिनोमियल मिल गया। अब ये चीजें देखते हैं हम, ये 4 चीजें मुझे दे रखी है। पहली चीज, fx हैज अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1। इसको कैसे चेक करेंगे यार, ये दोनों मुझे पता है क्रिटिकल पॉइंट्स तो है, और एक देखो, एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि fx का मैक्सिमा x इज इक्वल टू 1 पे और मिनिमा x इज इक्वल टू -1 पे है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तुम्हें इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है, मैंने दो बार ये चीज बोली, क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मिनिमा और मैक्सिमा एक साथ हो। तो या तो ये सही है या ये सही है, और मुझे एक गलत निकालना था, कोई एक ही इनकरेक्ट है, तो इन दोनों में से ही होगा। तो चेक कर लेते यार, वही चीज कैसे चेक करेंगे। एफ डैश एक्स हमारे पास है, ये देखो ये रहा एफ डैश एक्स, ए बी सी की वैल्यूज भी हम डाल ही देंगे, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, बी तो 0 है वैसे भी। एक बार अपना एक्चुअली यार फंक्शन भी निकाल ही लेते हैं। मेरा फंक्शन कितना था यार, ये था, तो इसको इसमें क्योंकि b 0 है, a क्या है -6/5, तो -6x5/5 मेरा fx ये हो जाएगा ढंग से अगर लिखूंगा, और c 2 है तो 2x3। तो ये है मेरा फंक्शन एक्चुअली में, तुम देख सकते हो ये एक ऑड फंक्शन है, तो चौथी चीज करेक्ट है। अगर तुम ये भी सॉल्व करके देखोगे सही आएगा। इन दोनों को देखते हैं, मिनिमा मैक्सिमा की अगर हम बातें देखेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो f डैश एक्स अब मेरा कितना निकलेगा यार, f डैश एक्स बताओ यहाँ से, इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर, यहाँ यहीं ले लेते हैं, f डैश एक्स निकालते हैं। f डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, डिफरेंशिएट करते हैं तो -6 × 5x⁴ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, प्लस 6x², ये डिफरेंशिएशन आ गई, कितनी आ गई, तो यहाँ से -6x4 प्लस 6x², इसको 0 पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो f डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे हम, तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वो हो जाएगी -6 × 4 24x³ प्लस 12 टाइम्स x, राइट। अब यार मुझसे पूछा था, ये मुझे बताना था इन दोनों में से कौन सा सही है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो क्या करो इसमें 1 डाल दो, तो f डबल डैश 1 की वैल्यू आ गई -24 प्लस 12 विच इज नेगेटिव। तो अगर f डबल डैश x नेगेटिव है 1, तो इसका मतलब 1 इज मैक्सिमा, ठीक है। तो 1 है क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो जो हमारा ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 1 मैक्सिमा है तो -1 मिनिमा होगा। तो यार इसका क्या मतलब हुआ फिर, हमें ए इस आंसर का सही आंसर है, मतलब क्योंकि हमें निकालना था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 9, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा वैसे भी कैसे करने हैं। x टेंड्स टू 0 3x² + 2 डिवाइडेड बाय 7x² + 2 रेज टू द पावर 1/x²। तो ये हमारा, अगर मैं इसमें x को एग्जैक्टली 0 डाल देता हूँ, इफ वी पुट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या सीन बनेगा हमारा, 2/2 1, देखो ये हमारा क्या होगा, देखो 0 + 2 + 0 + 2, तो 2/2 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और x को काइंड ऑफ 0 डालता हूँ तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ यार, ऐसे सॉल्व करने के लिए मैं अगेन अपनी वो वाली एक प्रॉपर्टी अपनाता हूँ कि अगर मुझे, क्योंकि देखो ये मेरा है कोई भी एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये है a रेज टू द पावर b, तो मैं
कभी भी a रेज टू द पावर b को इन जनरल लाइक ये एक पूरा नंबर मान लेता हूं मैं इसको, अगर ये पूरा नंबर कुछ लिमिट l होती मेरी, राइट, एल ही तो निकालना है, तो मान लो एल है, तो मैं किसी भी नंबर एल को, किसी भी नंबर को मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर लॉग ई एल, समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर लॉग बेस ई ए रेज टू द पावर बी। अब एक और चीज साइड में देखो यहाँ पे कि log e a रेज टू पावर b को मैं बाहर जंप ला सकता हूँ, तो ये है b इंटू लॉग e रेज टू द पावर a। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये e रेज टू द पावर b इंटू लॉग ई मतलब बेस ही ए। अब होता क्या है यार, क्योंकि अगर ये जो क्वेश्चन है सिमिलरली जो मेरा लिमिट है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो चीज है ये हो जाएगा यहाँ पे ई रेज टू द पावर इसके हिसाब से ही 1/x², और लॉग में हमारा ये जो नीचे वाला बेस था ए, तो लॉग ई ऑफ कितना बेस है हमारा 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2, राइट। प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, अगर क्योंकि देखो मेरी लिमिट बाहर थी ना x टेंड्स टू 0, इस लिमिट को मैं e के ऊपर ला सकता हूं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये चीज मैं बता भी चुका हूं कि ये e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो पूरी चीज थी मेरी यहाँ पे क्या थी 1/x², और ये जो फ्रैक्शन था मेरा लॉग में था एक्चुअली, राइट। तो हमारा काम क्या होता है, सिर्फ इसको सॉल्व करना, बेसिकली इसकी लिमिट को सॉल्व करना, बाद में e रेज टू पावर उसमें लगा दो, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं यार, मुझे क्या सॉल्व करनी है, बेसिकली अब मुझे सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो log a/b को मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, तो log a, ठीक है, माइनस log ऑफ b 7x² + 2 अपॉन पूरे को x² से डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है, वो डिनोमिनेटर में था एनीवेज। अब जो ये चीज है ये 0/0 फॉर्म की है, क्योंकि log 2 होता है मेरा कितना log 2 माइनस log 2 तो 0 हो जाएगा। तो इसको 0/0 करने के लिए क्या अपनाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर की डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे की डिफरेंशिएशन, तो ऊपर की डिफरेंशिएशन 1/3x² + 2 इंटू चेन रूल से 6x माइनस 1/7x² + 2 इंटू चेन रूल से कितना यार मेरा हमारा आ जाएगा 14x, राइट। और डिनोमिनेटर में अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2x। अब तुम देख सकते हो कि मैं x को कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो x को हटा दो यार, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से, और 2 को भी कॉमन ले सकता हूं मैं। अगर 2 काटूंगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा मेरा 7। तो एक्चुअली मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3/3x² + 2 माइनस 7/7x² + 2। इस पूरी चीज की मेरे को क्या लेनी है यार, इस पूरी चीज की मुझे लेनी है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब तो x को एग्जैक्टली 0 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा 3/2 माइनस 7/2, तो ये आ जाएगा -4/2, यानी कि आंसर आ गया -2। तो क्या मेरा आंसर -2 है? पक्का एक ऑप्शन अच्छा दे नहीं रखा, बेवकूफ बनाने के लिए हाँ -2 ऑप्शन दे सकते थे। मेरा ऑप्शन होगा e रेज टू द पावर, क्योंकि मैं ये लिमिट निकल गई ना, अब तो आंसर कितना हो गया मेरा e रेज टू पावर -2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे लगा देते हैं एक स्टार मार्क, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा। मुझे दे रखा है कि अगर मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 4/x, अगर ये a के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ x एट विच fx इज इक्वल टू x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर sin πx इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखो x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये देखो x मेरा कोई भी वेरिएबल है तो वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। मुझे बस ये दे रखा है कि x टेंड्स टू 0 पे ये चीज़ मेरी a के बराबर होती है, अभी a नहीं पता मुझे निकालना है x की कौन सी वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इन 4 ऑप्शंस में से ही। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होगी, राइट, तो इन 4 में से ही, पर अभी हमें a की वैल्यू नहीं पता, तो हमें बेसिकली a निकालना है, फिर सारे ऑप्शंस पुट करके देखने हैं इसमें, ठीक है। तो निकालते हैं यार। मुझे क्या दे रखा है कि मेरा जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इज इक्वल टू a। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी का यार इस्तेमाल होगा, वो प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है यार, कि मेरी x की वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट की थोड़ी नॉलेज होनी तुम्हारे लिए ज़रूरी होती है। छोटी सी बात बता देता हूँ बस यार, कि ये जो मैंने लिखा है ना, इसका ये मतलब है, मान लो अगर x 4.7 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 4, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो बचा हुआ पार्ट। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना मेरा यार, वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक लाया करता है, 1 भी कभी नहीं होता। देखो मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा, ये नहीं लगा रखा था मैंने, 0 हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं इसका, ये हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय 4/x को किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, नॉर्मल x यानी कि 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट थिंग, उसको ब्रैकेट में ले लो, इसकी वैल्यु हमारी a के बराबर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मेरी चीज बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 4/x हो जाएगा हमारा 4 माइनस x टाइम्स 4/x
राइट। तो ये वैल्यू मेरी किसके, ए के बराबर है। अब यार ये देखो, तुम ये मत सोचो कि यहाँ पे मेरा x 0 पे टेंड कर रहा है यार, तो अगर मैं करूँगा 4/x 4 समथिंग 0 तो वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। बट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी है, ठीक है। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शनल जो मेरा पार्ट है, तो मैंने अभी बताया कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो बेसिकली इसको मैं देखो यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ 4 - x टाइम्स के मेरा पूरा ये है। ये जो k है मेरा, ये 0 से 1 के बीच में एक नंबर है जो लाया करता है। कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाया करता है, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, तो वो रिजल्टिंग आंसर मुझे 0 दे देगा। बेसिकली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। ठीक है, अब एक बार अपने ऑप्शंस को फिर से लिखते हैं। तो मेरे ऑप्शंस है कौन से हैं। पहला ऑप्शन है √a+1, तो √5, राइट, जो इर्रेशनल है। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है, √a+21, √25 यानी कि 5। तीसरा ऑप्शन है √a, तो √4 यानी कि 2। चौथा ऑप्शन √a+5 √9 यानी कि 3। इनमें से एक ही मेरा इर्रेशनल है और यही आंसर देगा। ऐसा क्यों? अब मुझे जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, जो है x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर sin πx, इसकी डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की बातें करी गई है। तो अगर एक बारी के लिए मैं क्या करता हूं, अगर मेरा x अराउंड 5 के बराबर है, तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा अपनी, x टेंड्स टू, अगर मैं करता हूं 5 माइनस, तो जो x² है अराउंड वो 25 माइनस होगा। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूं तो मेरे को आंसर 24 दे देगा। जबकि अगर मैं x5+ का निकालूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यार मुझे क्या दे देगा, वो दे देगा 25। तो ये अनइक्वल है। हाँ, तुम बोलोगे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, ये वाली चीज भी तो है ना, sin πx। अगर मैं x की जगह 5 पुट करूं, चाहे 5 माइनस या 5+, तो भी जो मेरा sin 5π निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं अपना वैल्यू डालूं तो sin 2π भी, इसको छोड़ो एक बार के लिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो इस पे ध्यान दो। sin 5π भी 0, sin 2π भी 0, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो राइट हैंड लिमिट लो, sin 3π भी 0। बट अगर √5 की अगर हम बात करें, तो जो मेरा साइन आएगा ना यहाँ पे, क्या होगा, वो होगा मेरा, यहाँ नीचे देखो, साइन ऑफ √5π। तो अगर √5π प्लस है, कुछ भी हो प्लस या माइनस, ये चीज जो है ना मेरी, ये वाली चीज, ये 0 नहीं है। तो जो मेरा ये है, ये वाला फैक्टर डिसाइड करता है। और अगर मेरा, मैं ये लेता हूं कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, तो अगर मैं लेता हूं कि x टेंड्स टू √5 माइनस, तो ये मेरी चीज क्या हो जाएगी, देखो √5 माइनस है ना, जो √5 का स्क्वायर होगा वो कितना होता है, 5। ये 5 माइनस इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 5 माइनस, और 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 4। टोटल हमारा चीज बन गई 4 sin √5π। सिमिलरली ये तो मेरी है LHL। अगर मैं अपनी RHL राइट हैंड लिमिट निकालूं तो वो आएगी 5, क्योंकि 5 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होता है। ये आ जाएगा 5 sin √5π, विच आर नॉट इक्वल। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। √a+1 इज द करेक्ट आंसर। हमारा A एक सही आंसर है। इसमें तो डबल स्टार लगा दो यार, क्योंकि ये चीज चेक करनी थी हमें, ये वाली यार एक तो, और A निकालने का काम था। ठीक है जी, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin² x अपॉन √2 - 1 + cos x। यार ये तो CBSE लेवल क्वेश्चन है, तो पहले यार तुम सारे क्वेश्चन एक तो खुद करा करो यार हमेशा, उसके बाद यार मेरा सॉल्यूशन देखा करो। तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल रैशनलाइजेशन कर दो यार। एक sin² x इंटू तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, √2 + 1 + cos x से मल्टीप्लाई कर दो। मैं नीचे डायरेक्टली लिखूंगा a + b a - b का फॉर्मूला लगा के, a² - b²। ऊपर क्या बच गया मेरा, सिर्फ sin² x, और क्योंकि लिमिट भी है, देखो मैंने लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, पर यार तुम समझ जाया करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ भी है मेरी लिमिट, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक ही बात है तो नहीं, बट फिर भी देखो ये प्लस वाली चीज हो रही है। अगर मैं सिर्फ इस चीज पे लिमिट लगा दूं ऑलरेडी और 0 पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2। तो मैं पहले ही इसमें 2√2 को मल्टीप्लाई करके रखता हूँ, कि अभी तक जो ये क्वेश्चन था ना, ये 0/0 फॉर्म का था। मैंने बस कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अभी भी ये 0/0 फॉर्म का है, क्योंकि ये आ रहा है 1 - cos x। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर अभी भी 0। बट इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, sin² x को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos² x, राइट। ये आ गया 2√2, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos x। अब a² - b² a - b, इस चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ a + b 1 + cos x इंटू 2√2। अब क्या करो, आप पुट कर दो x की जगह 0, तो 1 + 1 इंटू 2√2, 2 इंटू 2√2, यानी कि आ गया आंसर हमारा 4√2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ज्यादा सिंपल, CBSE लेवल। ठीक है, करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 12 अब। 12 क्वेश्चन में यार मुझे क्या क्या चीजें दे रखी है, एक बार देखते हैं यार उसको भी। मुझे दे रखा है लेट f r to r be a डिफरेंशियल फंक्शन, जो भी है, satisfying f' 3 + f' 2 = 0, then limit x टेंड्स टू 0
वन प्लस एफ थ्री प्लस एक्स माइनस एफ थ्री, वन एफ टू माइनस एक्स माइनस एफ टू, वन बाई एक्स। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन ना यार यूजुअली बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं, जबकि बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं यार। ये हमारा वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। ऐसा क्यों? एक्स को अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा अंदर तो यहाँ कितना आ जाएगा यार मेरा, एक बार देखते हैं। ये चीज हो जाएगी वन प्लस एफ ऑफ थ्री आ जाएगा माइनस एफ ऑफ थ्री, तो ये कट गया तो न्यूमरेटर वन बचा। सिमिलरली ये भी अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ, एफ टू माइनस एफ टू, ये कट गया जीरो, वन आ जाएगा सिर्फ। यहाँ जीरो पुट करते हो तो इन्फिनिटी, तो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। इसको यार हम कैसे सॉल्व करें? बहुत सिंपल होता है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि मैं किसी भी चीज को, यहाँ जो ये था ना पूरा का पूरा, ओ ये हुआ नहीं, ये था, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर। अब डायरेक्ट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पूरी चीज सबसे पहले तो लॉग के अंदर ये सारा वन प्लस एफ थ्री प्लस एक्स माइनस एफ थ्री, डिवाइडेड बाय कितना है, वन प्लस एफ टू माइनस एक्स माइनस एफ टू, बिल्कुल सही, इनटू वन अपॉन एक्स। ये लॉग के अंदर नहीं है, ये लॉग के बाहर है, ये एक चीज है और ये एक चीज है, राइट। अब क्या करो, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का है। सबसे पहले तो इसको तुम ये लिख सकते हो कि यहाँ आ गया मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ थ्री माइनस लॉग ऑफ वन प्लस कितना ज्यादा यार, ये एफ ऑफ टू माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ टू, ये चीज आ गई, डिवाइडेड बाय, पूरे को मैं एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर एक्स को जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का है। क्या करना होता है इस केस में? डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल। लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वन अपॉन जो भी ये चीज है, वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एक्स, ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ थ्री, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश थ्री प्लस एक्स माइनस वन अपॉन, ये पूरी चीज कितनी हो गई यार मेरी, वन प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ टू है, प्लस नहीं है, माइनस एफ ऑफ टू, और डिफरेंशिएशन से एफ डैश टू माइनस एक्स, और चेन रूल से फिर से माइनस वन भी, तो यहाँ प्लस कर दिया। समझ आ रहा है तुम्हें? पूरी चीज में मैं लगा रहा हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट। एक्स को आप एग्जैक्टली जीरो पुट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, वन प्लस एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री, ये चीज कट जाएगी, इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, ऐसा करो, रहने दो। यहाँ सिर्फ मेरा आ गया एफ डैश थ्री प्लस यहाँ से आ जाएगा एफ डैश टू, ये भी वन बच गया, ये कट के। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हें दे रखी है ना, कितनी है, जीरो। मेरा टोटल आंसर अगर ये मेरा जीरो है तो मेरा आंसर क्या था, ई रेज टू पावर, जो भी मेरा आंसर आ रहा था, देखो एफ डैश थ्री प्लस एफ डैश टू, कि हमने तो ऊपर वाली चीज सॉल्व की है ना अभी, तो ई रेज टू पावर में की है, तो ई रेज टू पावर जीरो कितना होता है मेरा, वन के बराबर। तो मेरा आंसर कितना है, ई रेज टू पावर जीरो यानी कि वन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू, के की मुझसे वैल्यू पूछी है। तो बहुत ज्यादा यार सीबीएसई 11 का क्वेश्चन है ये, तो मतलब हलवा क्वेश्चन मिल गया, जिस भी ये उसमें शिफ्ट में आया होगा उनके मजे आ गए होंगे। पहला सॉल्व करना बहुत आसान है, सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ऊपर की डिफरेंशिएशन फोर एक्स क्यूब, नीचे की डिफरेंशिएशन वन, लिमिट क्या था, एक्स टेंड्स टू वन, एक्स को वन डाल दो, आंसर आ गया फोर, ठीक है। अगले वाले की लिमिट निकालो यार, अगेन तुम लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, बहुत सिंपल है। तो पहले आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद नीचे कितना आ गया, टू एक्स, तो ये बेसिकली हो गया थ्री एक्स बाय टू। अब इसमें लिमिट भी लगानी थी यार, यहाँ क्या लगानी थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स की जगह के लगा दो, आंसर आ गया थ्री के डिवाइडेड बाय टू। अब ये जो थ्री के डिवाइडेड बाय टू है और जो फोर है ये बराबर है, तो तुम देख सकते हो के की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, फोर इंटू टू, एट अपॉन थ्री। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं था यार, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हलवे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कई बार। तो करते हैं अपना 14th क्वेश्चन यार, 14th भी आसानी है वैसे तो। 14th में दे रखा है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब इसमें यार दो चीजें करने को है। सबसे पहले तो यार इसमें अगर मैं x को इक्वल टू वन पुट कर देता हूं तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है ना यार, बताओ यार, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। पर यार अगर कोई भी फॉर्म है लिमिट की, तो जो न्यूमरेटर भी है यार, वो भी अगर मैं x को वन पुट करूं तो जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी मेरी जो फॉर्म है वो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। अगर कुछ और आ रहा है जीरो के अलावा तो वो लिमिट थ्री के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती ना, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ दो पहलू है तुम्हारे। सबसे पहला क्या है यार, कि पहले न्यूमरेटर को अगर तुम x की जगह जीरो डालते हो तो वैल्यू कितनी आती है, वो आती है यार जीरो स्क्वायर माइनस जीरो ए आएगा ना, सॉरी वन डालना है हमें, जीरो नहीं डालना। तो x की जगह वन डालना है, तो वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन वन, मतलब a प्लस बी,
तो इसकी वैल्यू कितनी 0 के बराबर होगी। ठीक है, न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0, x इज इक्वल टू 1 पे, तभी 0/0 फॉर्म आएगी। तो यहाँ से तुम देख सकते हो मेरे पास रिलेशन आ गया, a को तुम ले जाओ उस साइड, तो a की वैल्यू आ गई b+1, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद ये जो भी सीन आया है मुझे पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0/0 फॉर्म है, तो मैं अपना एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉपिटल रूल कहते हैं उसको, वो लगा सकता हूँ बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यार, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की जो है 2x माइनस a, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन जो है 1, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, यानी कि 3 के बराबर ही रहेगी, ये मेरा एल हॉपिटल रूल कहता है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो, एक बार तो वैल्यू डाल दो यार, x की जगह तुम 1 डाल दो, तो आंसर आ गया 2 माइनस a इज इक्वल टू 3। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई -1। अगर a मेरा -1 है तो इधर मुझे बताओ b की वैल्यू कितनी होगी, -1 इज इक्वल टू b+1, तो यहाँ से मेरे को मिल गया b की वैल्यू आ गई -2। मुझसे पूछा a प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, -2 इज इक्वल टू -3। तुम देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये भी यार छोटा सा क्वेश्चन था काफी। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन यार ये क्वेश्चन एक सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन तुम कह सकते हो, सीबीएसई के अच्छे क्वेश्चन में आता है रैशनलाइजेशन के। तो करते हैं यार इस क्वेश्चन को भी, बहुत सिंपल है। इसमें बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार अपना वो नहीं लगाना जिसको कहते हैं एल हॉपिटल रूल, नहीं लगाना। क्यों? तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 4 पावर है, तो यार 4 बार डिफरेंशिएट कौन करेगा यार, ऊपर का इतना लेंथी भी बन जाएगा। तो सीधा सीधा रैशनलाइज करने की कोशिश करो। रैशनलाइज कैसे करना है यार, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √1+√1+y4, ठीक है, -√2। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने से, √+2। अभी के लिए जो मैंने रूट लिखा है ना, इस रूट का मतलब यही है, जहां भी मैं इस रूट को यूज कर रहा हूँ वे बेसिकली ये है, पूरा √1+√1+y4 छोटा लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो यार, अगर ये चीज मैंने मल्टीप्लाई की है तो ये सेम चीज यानी कि रूट, ठीक है, कितना आया, √+√2, ये चीज डिवाइड भी होगी और यहाँ y4 रहेगा। और अभी भी जो मेरी लिमिट है वो है y नहीं, x नहीं, y टेंड्स टू 0, राइट। तो ऊपर की चीज a² माइनस b² से कितनी हो जाएगी, लिमिट मेरी सेम रहेगी, y टेंड्स टू 0, ऊपर की चीज हो जाएगी a² माइनस b², तो 1 प्लस अभी भी ये वाला रूट तो है ही, y4 माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आया यार, y4, और अगेन ब्रैकेट में √+√2, याद रखना रूट की वैल्यू ये पूरी ली है मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0, ऊपर की चीज मेरी कितनी आ गई, 1 प्लस y4 का रूट -1 हो गया। अब यार मैं फिर से रैशनलाइजेशन लगाऊंगा एक, तो ठीक है, मैं फिर से रैशनलाइजेशन लगाऊंगा, कैसे, मैं इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 1 प्लस y4 प्लस 1 से, क्योंकि a माइनस बी था तो a प्लस बी आ जाएगा। अगेन अब मैं क्या करता हूँ यार, रूट की चीज को एक बारी के लिए पूरा लिख लेता हूँ, y4 है, यहाँ रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस y4, इसका रूट, इसका भी रूट, प्लस √2, और नीचे जो ये चीज मैंने अभी जस्ट मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड भी करना जरूरी हो जाता है इसका +1 के साथ। ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b², तो 1 प्लस y4, रूट कट गया, ठीक है, -1 का स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है यार तुम्हें? नीचे जो ये y4 है तुम देख सकते हो 1 1 कैंसिल हो गया, y4 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ जो नीचे के दो मेरे फ्रैक्शन बचे हैं ये मेरे आंसर है। तो आंसर कितना होगा यार, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, y को 0 डाल दो, क्योंकि फिर 0/0 फॉर्म अब नहीं रहा। तो कितना आ गया, 1 अपॉन, पहले फ्रैक्शन के लिए y को 0 डाला तो 1 प्लस √1 प्लस 0, तो बेसिकली ये रूट है, फिर दूसरा प्लस √2 भी था, राइट। तो इसके अगला वाला फ्रैक्शन कितना था, मैंने y की जगह क्या डाला है, 0, तो फिर √1 प्लस 1, तो नीचे की चीज हो गई कितनी, 1, और यहाँ से कितना बचा यार, ये देखो 1 प्लस 1 2, √2 प्लस √2 2√2, यहाँ 2√2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 1/4√2। तो आई गेस ये हमें ऑप्शन में दे भी रखा है, पहला ही ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 16, और ईच x बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स क्या है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ये तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं दे रखा मुझे, बस मुझसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर मॉड x, फिर साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर मॉड x। आधे बच्चे ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, और ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें तुम्हें बस क्या पता होना चाहिए यार, तुम्हें मॉड x के बारे में पता होना चाहिए। मॉड x क्या होता है तुम्हें पता है, वो होता है x अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या फिर वो होता है -x अगर मेरा x 0 से छोटा है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है तुम्हें पता है, अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर जो भी वैल्यू है मेरी वो 0 से 1 के बीच में लाया करता है, मान लो कि इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा होगा 0, राइट। मतलब ये तो कैसे काम करता है तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे ये बताओ लिमिट क्या है मेरी, यहाँ सबसे पहले सिर्फ लिमिट को देखते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है एक बहुत
छोटी क्वांटिटी जो जीरो से छोटी है। कोई भी क्वांटिटी जो जीरो से यार छोटी हो तो वो हमारी क्या होती है यार, नेगेटिव क्वांटिटी होती है, राइट। अगर मान लो मेरी ये क्वांटिटी नेगेटिव है, अगर मेरा जो x है, इफ x इज नेगेटिव, तो मेरा मॉड x कितना हो जाएगा, -x। जस्ट मैंने अभी देखा यहाँ पे, अगर x नेगेटिव होता है तो एक तो यार इस चीज को मार्क कर लो, इसको लिख देते हैं हम दूसरे पेन से कि जो मेरा मॉड x है वो -x। तो जहां भी मेरा मॉड x यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ -x लग जाएगा। बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। तुम मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? वो होगी -1। ऐसा क्यों? अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में होता क्या है बेसिकली, अगर ये -1 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मेरा जो 0 माइनस है ना, वो ऐसा नंबर है जो यहाँ लाया करता है 0 से जस्ट लेफ्ट में कोई नंबर, बहुत ये इतना गैप भी नहीं होता। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे जस्ट पहले इंटीजर आ रहा है, तो -1, तो इसलिए इसका वैल्यू हो गई -1। अब ये -1 भी हर जगह काम आएगा, कहाँ काम आएगा, इसको भी एक बार के लिए लिख लेते हैं अपने दूसरे कलर के पेन से, जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -1। ये पूरा काम आएगा इधर इधर, इन दो जगह पे काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था वो ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह x रहेगा, फिर लगा दो एक यार अपना ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह -1 आ गया, मॉड x की जगह कितना आ गया मेरा, -x आ गया, ये तो तुमने देख लिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह कितना आ गया, -1 आ गया मेरा। ठीक है, डिवाइड कर दो बाय मॉड x यानी कि -x। तो तुम देख सकते हो यहाँ से x को तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, एक माइनस साइन को भी यहाँ तुम प्लस बना सकते हो। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, x + 1, और फिर साइन ऑफ -1 को तुम लिख सकते हो sin 1, और माइनस बाहर ला सकते हो। ये वैल्यू आ गई मेरी। अब x की जगह भी तुम क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो आंसर आ गया कितना, -1 sin 1, तो यानी कि -sin 1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। बस तुम्हें क्या यार, तुम्हें ये जो 2 स्टेप्स मैंने लिखे ना, मतलब तुम्हें मॉड x की जानकारी होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जानकारी होनी चाहिए, तो राइट। तो करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 17 अब। फॉर ईच t बिलोंग्स टू r, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t। यार ये क्वेश्चन यार डिट्टो वही क्वेश्चन है, तुम्हें बस क्या मॉड की जानकारी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा फट्टू क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको भी आंसर नंबर 17। जिसको आता है उसके लिए काफी ज्यादा इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए ऑफकोर्स डिफिकल्ट है। मुझे दे रखा है कि मेरा x है ना, वो 1+ पे x बिलोंग्स टू 1+, मतलब x इज 1+, तो बेसिकली x मेरा 1 से बड़ा एक नंबर है। अगर x मेरा 1 से बड़ा नंबर है तो इसका मतलब इसको मैं इस साइड लेकर जा सकता हूं, 1 - x मेरा क्या है, 0 से एक छोटा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब 1 - x का जो मॉड है, जरा मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू किसी की भी मॉड, मतलब पिछले उसमें तो मैंने ये बताया था कि मॉड x मेरा क्या होता है, x के बराबर होता है, कि अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x के बराबर होता है अगर मेरा जो x है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। पर इसमें भी यार तुम्हारे पास सेम केस है, x हो या अंदर कुछ भी हो मॉड के, 1 - x की वैल्यू भी होगी 1 - x, अगर मेरा जो भी ये चीज है 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रिवर्स, x - 1, अगर मेरा 1 - x लेस देन 0 है। और तुम देख सकते हो मेरा 1 - x लेस देन 0 है, तो हमेशा जहां भी ये मॉड आएगा, ये देखो यहाँ मॉड आ रहा है, यहाँ मॉड आ रहा है, तो इन दोनों ही जगह पे तुम इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, किससे, x - 1 से रिप्लेस कर दोगे। चलो एक रिप्लेसमेंट तो हमें यहाँ पे मिल गई। दूसरी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे क्या दे रखा है यार, ये चीज एक दूसरा टर्म एक और है मेरे पास, 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक और चीज है सिर्फ मॉड x भी है, उसको भी देखेंगे। तो 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो 1 - x एक 0 से छोटी क्वांटिटी है, जस्ट छोटी क्वांटिटी है, राइट, क्योंकि देखो 1 से बड़ा था तो x 1 से थोड़ा सा ही बड़ा था, तो 1 - x भी छोटी नेगेटिव क्वांटिटी होगी बहुत। तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहूं तो वो -1 ही आएगा, राइट। ये नंबर लाइन पे चीज करके तुम देख सकते हो। अब तीसरी चीज यार, मेरी तीसरी क्या थी, मेरा मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, वो तो x ही होगी ना, क्यों, क्योंकि मेरा x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से भी बड़ी है। तो एक तो यार ये चीज चेक हो गई यहाँ पे, एक हमारी यार ये चीज चेक हो गई, और एक हमारी क्या हो गई, ये चीज चेक हो गई, इसकी जगह ये डालना है। तो ये जो तीनों क्वांटिटी है मेरी, इसके साथ मेरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाता है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्वेश्चन में क्या आएगा 1 माइनस मॉड x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ x, साइन ऑफ 1 - x के मॉड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था मैंने x - 1, ये चीज कर दी, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा वाला, इसके बाद यहां लिखोगे तुम साइन ऑफ π/2 ऑफ, ये ब्रैकेट है, 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह तुम लिख सकते हो -1, तो साइन π/2 इंटू -1, बेसिकली साइन -π/2।
तो यहाँ डायरेक्टली -1 भी लिख सकते हैं इस पूरी चीज को काट के। चलो वो चीज कर लेंगे अगले स्टेप में। 1 माइनस मॉड एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स का मॉड की जगह मैं क्या लिखूंगा यार, यहाँ से मैंने देखा था x माइनस 1 लिखूंगा मैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x माइनस 1, और 1 माइनस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मैं लिखूंगा -1। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं यार। अब तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, क्या हम x को 1 पुट कर सकते हैं? देखो जो x मेरा 1 प्लस था पुट कर सकते हैं? नहीं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमें वो वाले काम अभी नहीं करने हैं। अभी के लिए कंटिन्यू करो अपनी लिमिट को सॉल्व करना। x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ऊपर कितना आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स प्लस साइन x माइनस 1, राइट। और इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं, इसको काट के मैं लिख सकता हूं -1। और ये जो -1 है यार, अब ये नीचे वाले x माइनस 1 के साथ, यहाँ से जो -1 था ना, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करो, बस एलसीएम ले लो, मतलब इनको ऐसे सेपरेट आउट कर दो, राइट। बहुत ज्यादा सिंपल है इनको सेपरेट आउट करना। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, ठीक है। लिमिट अभी भी लग रही है, ये लिमिट अभी भी लग रही है दोनों पे। फिर आगे क्या आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जरा ये मुझे बताओ, अगर मैं x माइनस 1 को t पुट कर देता तो x टेंड्स टू 1 प्लस था, तो इसका मतलब x माइनस 1 प्लस टेंड्स टू 0, तो यानी कि बेसिकली t टेंड्स टू 0 हो जाएगा मेरा। तो इस चीज को अगर मैं लिखता हूं साइन t बाय t लिमिट t टेंड्स टू 0, तो साइन t बाय t का आंसर होता है 1। तो बेसिकली ये जो चीज है ये कट के कितनी हो जाएगी मेरी, जिसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा 1 के बराबर, और ये कट के तो -1 हो गया था। तो मेरा आंसर कितना आ गया 0, तो यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करते यार अब अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। लेट f बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f डैश x इज इक्वल टू 7 माइनस 3/4 fx by x is greater than 0 and fx is not equal to 1, then limit x tends to 0 plus x f1 upon x कितना होगा? भाई साहब बहुत कुछ पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन में आज स्टार मार्क लगा लेते हैं यार। स्टार मार्क मैं क्यों लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो आगे का टॉपिक है, तो उसका एक टॉपिक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीबीएसई में भी है। ये चीज पूरी की पूरी इसमें यूज होगी, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो सिर्फ इसके लिए स्टार मार्क लगा रखा है कि बच्चों में मतलब तुम सोच पाओ कि अच्छा इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मुझे दे रखा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मैंने इस फॉर्म में लिखना प्रेफर किया। इसकी वैल्यू कितनी है 7 माइनस कितना 3/4, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना उसको 3/4x इंटू एफ एक्स लिख सकता हूँ, राइट। अब मैं एक बारी के लिए क्या कर रहा हूं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कोई ले सकता हूं ना दूसरा फंक्शन, बिल्कुल ले सकता हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके। तो मेरी इक्वेशन बन गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3/4x इंटू वाई। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस उस साइड हो जाएगा कितना y टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या होता है पी वाई। अब तुम देख सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 7। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बटा डी एक्स प्लस p times y is equal to q, where p and q are functions of x, right? तो इसको हम कहते हैं अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका हम सबसे पहले निकालेंगे वेयर p इज इक्वल टू 3/4x, वेयर q इज इक्वल टू 7, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है मेरा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 3/4x dx, यानी कि e रेज टू पावर 3/4 1/x dx, यानी कि 3 रेज टू पावर 3/4 e रेज टू पावर 3/4 log x। अब इसमें भी मैं बोलूंगा यानी कि e रेज टू पावर log x रेज टू द पावर 3/4, ये भी तो बोल ही सकता हूं, मतलब ये तो बेसिक एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि फाइनली x रेज टू पावर 3/4, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी टाइप्स की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है यार, द सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एलडीई, सॉल्यूशन ऑफ दिस एलडीई इज इट इज व्हाट, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हम लिखेंगे x रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है मेरा 7 इंटू x रेज टू पावर 3/4, राइट। यही चीज है मेरी, यहां तुम लिख दोगे dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल, y इंटू एक्स रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू 7 को बाहर लो, इसकी इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 ऊपर चले जाएगा और 7 मेरा कैंसिल हो जाएगा और एक c भी ऐड होगा यार यहाँ पे। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन y इंटू एक्स रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 7/4 प्लस अ कांस्टेंट। तो इस चीज को फिर से तुम और ढंग से क्या लिख सकते हो, ढंग से अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये 3/4 को मैं उस साइड ले गया यार दोनों में, और मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर -3/4।
ये मेरा फंक्शन आ गया, बट इसमें अभी भी ये सी है। सी को कैसे हटाए यहाँ पे? क्या सी को हटाना जरूरी है भी? तो एक बार देख लेते हैं यार, हमें निकालना क्या एट दी एंड? हमें निकालना था लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या निकालना है यार हमें? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टाइम्स f ऑफ 1 बाय x। f ऑफ 1 बाय x क्या होता है? बेसिकली जो मेरा ये y निकला है ये fx निकला है ना, y fx था। अगर मेरा fx ये है तो f ऑफ 1 बाय x कितना होगा? देख लेते हैं यार एक बार। एक तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ये तो मुझे निकालना है ना, इसको पटकते हैं थोड़ा एक बारी के लिए साइड। सबसे पहले निकालते हैं f ऑफ 1 बाय x, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो f ऑफ 1 बाय x में क्या करो, x की जगह 1 बाय x डाल दो, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। क्या बात समझ आ रही है? बस x की जगह 1 बाय x डाला है मैंने। तो अगर मैं करता हूं इसके बाद अपनी ये वाली चीज, लिमिट वाली चीज, तो ये लिमिटिंग चीज कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से? कोई बात नहीं, x को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी चीज से, 4 बाय एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर, सॉरी कितनी बार बोलूंगा, x रेस टू पावर 3 बाय 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट को डाल दो x टेंडिंग टू 0। मल्टीप्लाई कर दो एक बार तो आंसर आ गया तुम्हारा कितना, 4 प्लस सी एक्स रेस टू पावर 7 बाय 4। अब इसमें बस x को 0 डाल दो तो ये चीज कट जाएगा, मेरा आंसर कितना आ गया, 4 के बराबर। तो क्या बात समझ आ रही है? तभी स्टार मार्क लगाया था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 19। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। देन मुझसे पूछा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस मॉड x माइनस साइन मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो भाई साहब इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x पाए इन सब की तो बरसात कर दिया यहाँ पे। और एक और चीज प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई है कि मेरे पास सिर्फ x टेंस टू 0 दिया है, मुझे ये नहीं दिया x टेंस टू 0 माइनस। इस केस में मैं निकाल लेती था चीजें, 0 प्लस में भी निकाल लेता था इसमें। इसलिए देखो ऑप्शन में एक दे रखा है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इक्वल्स पाई और इक्वल्स ये, तो हो सकता है डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए आंसर। इस केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे अपनी LHL, फिर निकालेंगे अपना RHL। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तभी वो लिमिट है। समझ आ रही है यार बात? तो एक बार इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस में तुम बताओ चेंजेस क्या हो गए? यहाँ तो सब कुछ सेम रहेगा, पाए यहाँ भी सेम रहेगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये चीजें सेम हो गई। प्लस अब जो दूसरी चीज है वो चेंज हो जाएगी। जरा मुझे ये बताओ, अगर मेरा x ये है, x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है थोड़ी, 0 माइनस है ना, तो उसका मॉड कितना हो जाएगा, माइनस x। तुम्हें पता है मॉड के यही होता है। अगर मॉड वैल्यू मेरी कितनी होती है, बहुत बार बता चुका हूँ, ये होता है x अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है माइनस x अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस x होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्लियरली माइनस एक्स प्लस माइनस साइन मॉड एक्स की जगह फिर से लिख दो माइनस एक्स, और एक और चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है यार ये साइन एक्स, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मेरा हो जाएगा -1। ये भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, राइट। इस चीज का पूरा मेरे को क्या निकालना है यार, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा मेरे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू अभी भी तुम्हें पता है कि 0 के बराबर है। तो ऊपर क्या आ गया मेरा, tan ऑफ पाई ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ कितना आ गया प्लस, एक तो माइनस साइन को तुम बाहर निकाल सकते हो सबसे पहले। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, एक तो ये जो साइन है ना, ये अनक्लियर बात है वैसे तो, कि ये पूरा साइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सोचने की बात है, पर पूरा आ ही रहा होगा, देख लेते हैं। ये देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस एक्स, और एक माइनस माइनस बाहर है। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको तुम लिख सकते हो माइनस साइन सिर्फ एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये तो इस केस में अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये साइन के अंदर है दोनों चीजें, अगर ये साइन के अंदर नहीं है, ये जो -1 है, तो क्या सीन होगा, यहाँ तो माइनस एक्स है, यहाँ क्या है प्लस, सबसे पहले तो साइन एक्स, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि ये जो माइनस था और ये बाहर माइनस था, ये निगेट हो सकते हैं। और एक -1 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो इस पूरी चीज से साइन के बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी मेरे पास क्या आ गया, फिर अब -1 बाहर आ गया, यानी कि माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम है। तो इवन अगर ढंग से प्रिंट नहीं हो रखा है तो आंसर तो वही निकलेगा तुम्हारा, तुम किसी भी तरीके से करने की कोशिश करो तो एट द एंड मेरे पास कितना आया, कितना, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है एट द एंड। नीचे डिवाइड कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से। अब क्योंकि ये लिमिट है तो मैं tan ऑफ एनीथिंग को क्या लिख सकता हूं, देखो मेरा अगर साइन 0 पे 0 आता है तो ये पूरी चीज 0 हो गई, तो tan ऑफ इस एनीथिंग को मैं पूरा लिख सकता हूं सिर्फ ये पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। मैं इनको स्प्लिट कर देता हूं, प्लस अब x प्लस साइन एक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूं यार, मैं लिख सकता हूं 2x अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 में जो साइन एक्स है वो x के बराबर हो जाता है मेरा। तो ये वाली चीज कितनी आ गई, सबसे पहले तो अब मुझे ये बताओ, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये सिर्फ आया मेरा पाए प्लस 4, क्योंकि 4x स्क्वायर आएगा। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो है पाए प्लस 4,
ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं रखा। और पहली बात तो तुम समझ जाओ यार, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तुम डायरेक्टली आंसर पुट कर सकते हो कि यही होगा सही, डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट में, तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर चेक कर रहे हो तो राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी होगी देखते हैं। वो होगी मेरी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस में यार क्या चीज होगी जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन सबको मिटा के 0 प्लस में तुम्हें पता है x टेंड्स टू 0 प्लस में एक पॉजिटिव नंबर है x, तो मेरा मॉड x इस केस में कितना x के बराबर हो जाएगा, और मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के बराबर हो जाएगा, 0 से जस्ट बड़ा है वो। तो उस केस में मेरी राइट हैंड लिमिट क्या होगी एक बार देखते हैं। देखो tan ऑफ, ये चीज तो सेम ही रहेगी मेरी, tan ऑफ पाई ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x, राइट। ये चीज अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको तो मैं अलग से ही लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही बात है, एट द एंड यही है। और ये जो पूरी चीज है ये तो पाई के बराबर ही आने वाली है मेरी, राइट। अगले में मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स की जगह एक्स माइनस साइन ऑफ जो तुम्हारा मॉड एक्स था, मॉड एक्स की जगह एक्स लिख सकते हो। और ये पूरी चीज मैं मान लेता हूँ मल्टीप्लाई हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से, यानी कि 0 से। और वो एक ही बात है, अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो भी साइन 0 0 हो जाता है, अगर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी एनीथिंग इंटू 0 0 हो जाता है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज कितनी हो गई, ये तो 0 हो गई, तो एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर 1, और ये चीज तुम्हें पता था पाए है, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, पाए प्लस 1 इज इक्वल टू RHL। तो RHL और LHL तो बिल्कुल भी यार तुम्हारे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब देखो कोई बच्चा पहले अगर RHL निकालता तो उसे सॉल्व करना पड़ता LHL के लिए भी, क्योंकि पाई प्लस 1 ऑप्शन है। बट अगर तुमने पहले LHL निकाला हो और तुम जानते हो कि ये आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, तो यही सही आंसर होगा, ठीक है। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू कॉट 4x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर 2x। और मुझे 4 ऑप्शंस कौन से दे रखे हैं, a है 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। तो इसको सॉल्व करना यार काफी इजी। अगेन ये CBSE टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग 0, सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में ले लो। तो यहाँ लिख दो x, कॉट की जगह तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस 4x डिवाइडेड बाय यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, साइन 4x। अब ऑलरेडी यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर x, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन x इंटू साइन x। और कॉट स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, साइन स्क्वायर 2x, सॉरी कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x, तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, कितना, साइन स्क्वायर 2x, राइट। अब क्योंकि x टेंडिंग टू लिमिट 0 है, तो तुम जानते हो साइन x अपॉन x x होता है। तो बेसिकली देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह x लिखो, अभी cos 4x की जगह cos 4x ही लिखो। साइन स्क्वायर 2x की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सिर्फ 2x इंटू 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर, क्योंकि मेरा एनीथिंग साइन स्क्वायर 2x कितना होगा यार, देखो साइन स्क्वायर 2x है साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x है 2x, अगर मेरा x 0 पे है तो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सिमिलरली 4x, यहाँ x, और यहाँ अभी के लिए क्या रखो, cos स्क्वायर 2x। अब क्या करो यार, एक x को यहां से काट दो, राइट। ऊपर की चीज को मैं फिर से क्या लिख सकता था, ये था 4x स्क्वायर, और नीचे की चीज को 4x स्क्वायर, राइट। पर यहाँ पे कितना है मेरा, cos स्क्वायर 2x भी है, और ऊपर मेरा कितना है, cos 4x भी है, तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो एट द एंड कितना बचा यार, लिमिट x टेंडिंग 0 cos 4x अपॉन कितना, cos स्क्वायर 2x। अगर मैं x को अब 0 डालता हूँ, cos 0 होता है 1 और cos 0 होता है 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर। तो बहुत सिंपल, D इज द करेक्ट आंसर, CBSE लेवल, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। मुझसे पूछा गया है कि क्या, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 कॉट क्यूब x माइनस टैन x अपॉन कॉस x प्लस पाई बाय 4। ये भी यार CBSE लेवल ही क्वेश्चन है, CBSE का समझ लो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ लिया गया है तुमसे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें यार। तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाने का वैसे लगा सकते हो, वो भी उससे भी कर सकते हो और उसके बिना भी कर सकते हैं। उसके बिना कैसे करेंगे यार, उसके बिना तुम क्या कर दोगे, इसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन टैन क्यूब एक्स माइनस टैन एक्स, राइट। और cos x प्लस थीटा को तुम लिख सकते हो कितना, cos x cos थीटा, तो cos x cos 45 माइनस कितना तुम्हारा sin x sin 45। उसके बाद जो तुम्हारा न्यूमरेटर आएगा कट पुट के कितना आ गया, 1 माइनस टैन 4x, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ऐसे करके यार वो चीज़ तुम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में लाके रैशनलाइज करके काट सकते हो। बट तुम एल हॉस्पिटल रूल भी डायरेक्टली लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 0/0 फॉर्म आ रही है मेरी, ठीक है। कॉट पाई बाय 4 भी 1 होता है, टैन भी 1, तो 1 माइनस 1 0, और कॉस पाई बाय 2 होता है 0, ठीक है। तो ये वाली मेरी फॉर्म है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं इससे एल हॉस्पिटल रूल से, डिफरेंशिएटिंग। तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोज एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, आई गेस ये सिंगल स्टेप में हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। अगर अब मैं अपनी लिमिट या फिर x को पाई बाय 4 डायरेक्टली भी पुट कर देता हूं, तो मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो 3 कॉट स्क्वायर 45 कितना होता है 1, उसके बाद cos x स्क्वायर 45 कितना होता है
मुझे ये बताओ, देखो साइन 45 होता है 1/√2, कोसेक 45 होता है √2, कोसेक स्क्वायर 45 होता है 2। तो यहाँ तुम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -2 से भी। फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 45 क्या होता है यार, सेम कोसेक स्क्वायर 45 के बराबर होता है, जो कि होता है 2 के बराबर, तो -2 डिवाइडेड बाय, अब साइन में तुम क्या लिखोगे एक बार देखते हैं यार, यहाँ पे हम माइनस साइन ऑफ π/2, साइन π/2 होता है 1, तो इसकी जगह तुम डायरेक्टली -1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बहुत सही। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ऊपर का न्यूमरेटर बन गया 3 × 2 -6 -2 -8 अपॉन -1 इज इक्वल टू +8। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, एल हॉपिटल रूल से एक लाइन का क्वेश्चन था, राइट। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 अब। इफ लिमिट एक्सटेंड, मतलब फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस √π माइनस √2 sin इनवर्स x माइनस अपॉन 1 - x। तो यार ये भी हमारा क्या है, 0/0 फॉर्म का है, क्योंकि x को 1 डाल दोगे डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। क्या न्यूमरेटर 0 होगा मेरा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो न्यूमरेटर बनेगा √π माइनस √2 sin इनवर्स कितना हमारा, -1, मतलब 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है यार, जरा मुझे ये बताओ। ये होता है मेरा π/2 के बराबर। π/2 में से 2 काटो तो √π, तो √π माइनस √π 0। तो तुम्हें पता है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। सीधा एल हॉस्पिटल रूल इसमें चिपका दो बिना सोचे समझे। ठीक है, क्या करना है यार हमें, एल हॉस्पिटल रूल बिना सोचे समझे। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन 0 माइनस, सबसे पहले तो किसी भी रूट की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√, वही सेम चीज। उसके बाद क्या होता है यार, इसके बाद इसका चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल से 2 आ जाएगा, एक तो कोफिशिएंट, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 - x² का रूट, डिवाइडेड बाय इसकी डिफरेंशिएशन भी होगी 1/2√1 - x, और चेन रूल से -1 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब क्योंकि यार ये 0 को तो तुम यहाँ से हटा सकते हो, इस माइनस साइन को तुम यहाँ से हटा सकते हो, राइट। एक और चीज तुम क्या कर सकते हो, इस 2 को तुम यहाँ से हटा सकते हो, राइट। एक और चीज तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। ये चीज ऊपर चले जाएगी न्यूमरेटर में, वो हो जाएगा 1 - x। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा मेरे पास, एक तो ये वाला √2 साइन इनवर्स x वाला, और फिर मेरे पास 1 - x², जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x, 1 + x। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास फिर क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 + x। अब x की जगह ना हर जगह 1 डाल दो, तो ये आ गया √2, और ये चीज आ गई थी, तुम्हें पता है पाए पाए आ रहा था ना, ये चीज तो तुम्हें पता ही है ना। ये देखो, अगर इसमें हम 1 डाल रहे थे तो ये आंसर कितना आ गया फिर मेरा, ऊपर इसको कर दो तो √2/π, तो तुम लिख सकते हो 2/π का रूट। तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यार अब हम शुरू करते हैं अपने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को, लिमिट्स के, जो मेंस के अंदर आ रखे हैं। ये 2019 और 2020 के अंदर आ रखे हुए क्वेश्चंस है, जो इंटीजर टाइप्स, एक्चुअली 2020 क्योंकि 19 में तो था नहीं। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और ये मतलब जो थर्ड है, ये लिमिट्स के अंदर आए हुए हैं। शुरू करते हैं इनको। इनका आंसर इंटीजर आएगा, ऑफ कोर्स, एमसीक्यू नहीं है। मुझसे पूछा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 3x + 3 of 3 - x - 12 डिवाइडेड बाय 3 - x/2 - 3 1 - x। ठीक है, तो इसमें अगर तुम जानते हो, अगर x को तुम एग्जैक्टली 2 पुट कर देते हो तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, देखो 3² + 3 ठीक है, -12। तो डिनोमिनेटर कितना बनेगा, तुम ये देखो 3 अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो 3 -1 - 3 -1। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म ले रहा है, 9 + 3 - 12, और ये तो सेम चीज़ है, तो ये 0/0 फॉर्म ले रहा है। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं यार, बिना किसी फैक्टराइजेशन या किसी भी चीज़ के तुम सीधा लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल बना देगा तुम्हारे क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा ईजी, एक स्टेप का ही बना देगा। तुम्हें बस एक बार करना है डिफरेंशिएट। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो उसके बाद न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी कर दो। तो 3x की डिफरेंशिएशन होती है 3x log 3। ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। a⁻x की डिफरेंशिएशन क्या होती है यार तुम्हारी, ax × log a, राइट। तो अगर मैं बोलूँ 3 - 3 - x जो है, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, तो इसकी होती है वही सेम 3 - 3 - x log 3। फिर चेन रूल से 3 - x की डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी तुम्हारी -1, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 12 की डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 3 - x/2 की सेम अगेन 3 - x/2 log 3, और चेन रूल से -1/2 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 3 - 1/x, चेन रूल से -1 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और log 3 भी ऑफकोर्स ये तो आना ही था। अब तुम देख सकते हो log 3 को तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से परमानेंटली काट सकते हो। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ आ जाएगा 3 वहाँ आ जाएगा 3 - 3 - x। एक्चुअली माइनस में आएगा, अगर तुम देख सकते हो इस चीज़ को, तो प्लस में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक -1 भी यहाँ हमारा था।
डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारा वो देखते हैं जरा यार, 3⁻⁻x/2, तो 3⁻⁻1 आ जाएगा, log 3 तो कट गया, इंटू -1/2 ये भी हो रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा यार 3 अगेन ये तो सेम हो जाएगा -1 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो इसमें अगर तुम एग्जैक्टली x की वैल्यू अब 2 डाल दोगे तो तुम्हें अपना वो नहीं मिलेगा 0/0 फॉर्म, तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा जो क्या होगा यार 3⁻2 क्या होता है एक बार लिख लेते हैं, 3⁻2 - 3⁻1, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा -1/6 + 1/3, तो न्यूमरेटर में आ गया 9 - 3 कितना आता है 6, डिनोमिनेटर में 1/3 - 1/6 यानी कि 1/6, तो आंसर हो गया मेरा 36। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन यार काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x8 फिर ब्रैकेट में 1 - cos²x/2 ब्रैकेट में 1 - cos(x²/2 - cos(x²/4 + cos(x²/2 × x²/4), अगर इसकी वैल्यू 2⁻⁻k है इस लिमिट की, तो इस k की वैल्यू निकालो। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में तुम ये लिख सकते हो 1 - cos(x²/2। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूं, मैं फैक्टर देना शुरू कर रहा हूं, किससे, देखो सबसे पहले एक चीज मैंने ये बनाई, फिर मैंने ये माइनस का इंक्लूड करके ये लिया, इसमें से जो मैंने ये बनाया अभी, इसमें से अगर मैं -cos(x²/4 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, सबसे पहले ये बताओ, इसको मैंने ऐसे अलग से लिख दिया, तो मेरे पास बचता है 1 - cos(x²/2, राइट। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा यार, देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x⁻8। अब ये मेरा कितना बचेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस चीज को हटाओ एक बार, ये हो जाएगा 1 - cos(x²/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये फैक्टर्स है ना, 1 - cos(x²/4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरा x8। अब यार तुम वो वाला अपना फॉर्मूला लगाओ जो होता था 1 - cos2θ, मेरा होता था 2 sin²θ, यानी कि अगर मैं ये लिखता था 1 - cos θ तो वो हो जाएगा 2 sin²θ डिवाइडेड बाय 2, एक ही बात है दोनों फॉर्मूले, राइट। तो इन फॉर्मूलेस को हमें यूज करना है यहाँ पे, तो क्या बनेगा इस फॉर्मूले से हमारा, यहाँ आ जाएगा 2 sin²θ/2, तो x²/4 θ/2 हो गया, यहाँ भी आ जाएगा 2 sin²x²/8, राइट। इसको नीचे करो, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा x⁻8। तो इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, एक तो 2 × 2 यहाँ लिख दो 4। अब तुम्हें पता है यार कि तुम sin² को sin का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि sin(x²/4 का तुम होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ भी तुम लिख सकते हो sin(x²/8 का होल स्क्वायर। जो भाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो आराम से आंसर निकल चुका होगा अभी तक, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। इसके बाद हमारा क्या बचेगा देखो, और हाँ हर मोमेंट पे यहाँ लिमिट लग रही है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर वो ऑब्वियस है, क्योंकि यार मेंस में वो ये थोड़ा ना देख रहे कि तुम लिमिट लिख रहे हो या नहीं, उन्हें आंसर से फर्क पड़ता है सिर्फ। तो यहाँ कितना आ गया न्यूमरेटर में 4। अब तुम यार कभी भी अगर मैं लिखता हूँ sin θ, अगर थीटा टेंड्स टू 0 तो इसको मैं लिख सकता हूँ = थीटा, क्योंकि sin(θ/θ होता है 1, राइट। तो अगर मेरे को पता है अगर मेरा x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे अगर मेरा x टेंडिंग टू 0 है तो x² भी टेंडिंग टू 0 होगा, x²/4 टेंडिंग टू 0 होगा, x²/8 टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसकी वैल्यू में सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, x²/4, अब इसका होल स्क्वायर भी याद रखो, और यह है x²/8 और इसका भी होल स्क्वायर है, याद रखो, डिवाइडेड बाय x⁻8। तो ये कितना बना यार मेरा 4 × x⁻4/4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। सिमिलरली यहाँ कितना आया मेरा, देखो यार x⁻4 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाय x8। तो ये तो चीज कैंसिल हो गई मेरी, ठीक है। 4 से अगर तुम इसको भी काटोगे तो भी मेरे पास कितना बच जाएगा, 4 64 से काटोगे तो 16 रह जाएगा, तो 1 कितना आ गया 16 × 16 जो है 256। तो ये बेसिकली क्या है 1/2⁸, जिसको मैं न्यूमरेटर में आके क्या लिख सकता हूँ 2⁻⁻8। अब इस 2⁻⁻8 को अगर मैं 2⁻k से कंपेयर करूंगा यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्लियरली तुम देख सकते हो कितनी आ गई, k = 8। तो मुझसे k पूछा था तो k = 8, ठीक है। करते हैं यार अपना लास्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप का, और उसके साथ हमारा जो लिमिट्स की जितने भी मेंस के क्वेश्चंस है 2019 और 20 में PYQs वो खत्म हो जाएंगे, और हम शुरू करेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो मैंने ट्रिपल स्टार लगा रखा है भाई पहली बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये एडवांस लेवल का ही है, ये मेंस में तो पता नहीं कैसे दे दिया।
if x is a real number in 0 to 1, then find the value of limit m tends to infinity, limit n tends to infinity 1 plus cos n फैक्टोरियल पाई x 2m रेज टू द पावर 2m। वो एक ही बात है, ठीक है। अब दो लिमिट दे रखी है तो सबसे पहले तो बच्चे यही देख के बौखला जाएंगे और छोड़ देंगे। दो लिमिट्स का कुछ मतलब नहीं है, बेसिकली हमें एक्सप्रेशन बताना है जब मेरा एन बी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो और मेरा एम बी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम बातें करते हैं इस चीज़ की, जो हमारे अंदर जो चीज़ यहाँ ये है, कौन सा है, कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ नहीं, सिर्फ इसकी बात करते हैं, हाँ, एन फैक्टोरियल पाई एक्स, क्योंकि ये चीज़ है हमारी और इसकी पावर हमारी 2m है और 1 को हम बाहर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, ये चीज़ है बेसिकली, इसकी हमें निकालनी है लिमिट। तो मुझे यार एक बात ये बताओ, मेरा x क्या है, x बिलोंग्स टू मेरा है 0 to 1, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, यहाँ तुम्हें नंबर सिस्टम समझने की ज़रूरत है। एक होता है यार तुम्हारा रैशनल और एक होता है तुम्हारा इर्रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में आ सके। इर्रैशनल का मतलब जो p बाय क्यू की फॉर्म में ना आए, अजीब ही नंबर होता है वो कुछ। तो हम ना यार दो केसेस लेके देखते हैं, क्या लेंगे हम यार, दो केसेस। तो यहाँ देखते हैं यार सबसे पहले तो केस नंबर 1, राइट। केस नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं कि जो मेरा ये है x है, x इज रैशनल, राइट। अगर x रैशनल है 0 to 1 के बीच में, तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू सम p बाय क्यू अनडाउटेडली, ठीक है। जहां मेरा q p से बड़ा है क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, राइट। तो मुझे ये बताओ, जो मेरा n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू p बाय क्यू, एक्स की जगह p बाय क्यू लिखा, ये नंबर मेरा क्या आएगा। ज़रा एक बात ये बताओ यार, ये पाई के टर्म्स में आएगा या नहीं आएगा, एक बात बताओ यार। देखो n फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, राइट। इसका उल्टा भी लिख सकते थे वैसे तो। इसमें अगर मेरा जो n है, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बेसिकली सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाएंगे। तो जो ये q और p है, ये क्या थे, ये इंटीजर्स थे ना। तो जो भी हो, मतलब इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, वो इससे तो कट ही जाएगा। अगर यहाँ मेरा 1/q आ रहा है, मान लो q 10 है, तो 10 भी कट जाएगा। q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर q कैंसिल आउट हो गया और जो मेरा p है, मुझे ये भी पता है कि p भी मेरा क्या है, p and q r, वो है हमारे क्या होता है, इंटीजर्स है ना, वेयर p and q r इंटीजर्स। तो एक इंटीजर, ये p इंटीजर है, ये और ये भी इंटीजर है डिवाइड करके, तो इंटीजर टाइम्स पाई। तो कॉस ऑफ, मुझे ये ज़रा ये बताओ तुम, कॉस ऑफ सम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ k टाइम्स पाई, वेयर k इज इंटीजर, तो ये मुझे कौन सी वैल्यूज़ दे सकता है, ये मुझे दो वैल्यूज़ दे सकता है, या तो 1 या फिर -1, डिपेंडिंग कि जो मेरा k है वो ऑड है या k है वो क्या है, मेरा इवन है। अगर इवन होगा तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। ऑड होगा तो आंसर मिलेगा मेरे को -1 अपना। पर दोनों ही केसेस में मुझे एक बात ये बताओ तुम, दोनों ही केसेस में अगर मेरा cos k पाई और जो ये पूरी एक्सप्रेशन है मेरा cos n फैक्टोरियल पाई x अगर 1 हुआ तो भी उसकी पावर 2m है, ठीक है। इसको तुम एक तो अरेंज करके पता है क्या लिख सकते थे, तुम्हें दे रखा था 1 प्लस कॉस रेज टू पावर, यहाँ ये था ना, देखो n फैक्टोरियल पाई x, तो मैं इस चीज़ को पता है क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 2 और उसकी पावर m, ये तो ब्रेक कर ही सकता हूँ। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन था अंदर वाला, ये ले सकता था या तो 1 या -1, हमने अभी देखा। अगर रैशनल, इस केस की बात कर रहे हैं, सिर्फ केस 1 की बात हो रही है अभी, राइट। तो दोनों ही केसेस में जब तुम 1 का स्क्वायर करते हो और -1 का स्क्वायर करते हो तो आंसर तो 1 ही मिलता है, देखो स्क्वायर हो रहा है ना। और उसके बाद जो भी तुम्हारा m है, जो मर्जी पावर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब अगर मुझे आंसर अपना 1 मिल गया एट दी एंड, जो ये वाली चीज़ थी बेसिकली, ये मेरी क्या बन गई, ये बन गई 1 प्लस जो भी अंदर की चीज़ थी, ये तो 1 है, ठीक है। तो उसकी पावर m है और 1 की पावर m हमेशा 1 होती है, तो ये आंसर आ गया कितना, 1 + 1 2। तो ये मुझे मिल गया आंसर मेरा 2। तो अगर मेरा जो केस 1 है, अगर मेरा x रैशनल है, तो जो ये लिमिट मुझसे पूछी गई है ना यार, ये लिमिट है मेरी 2 के बराबर, राइट। अब देखते हैं एक बार कि जो लिमिट है मेरी, अगर इर्रैशनल नंबर हुआ तो क्या होगा। केस 2 अगर मैं लेता हूँ कि मेरा जो x है, x इज इर्रैशनल, तो यार उस केस में तुम क्लियरली एक बात देख सकते हो कि मेरा x जो है वो p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। और जो मेरी अंदर की चीज़ थी, कॉस n फैक्टोरियल इंटू क्या था मेरा पाई इंटू मेरा क्या था यार, x था। अब मुझे पता है कि जो मेरा x है वो इर्रैशनल है, वो डेफिनेटली मेरा क्या है, इर्रैशनल पड़ा हुआ है। तो जो ये अंदर का एक्सप्रेशन आएगा, जो ये चीज़ है, क्या ये कभी भी k टाइम्स पाई के टर्म्स में आ सकती है, यानी कि कॉस k पाई हो सकता है ये कभी, जहाँ मेरा k इंटीजर हो, नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये हमेशा
रैशनल इनटू ये इररैशनल, जो भी ये क्वांटिटी है ये भी इररैशनल है, तो ये कुछ इररैशनल टाइम्स पाई, पाई को अलग रखो एक बारी के लिए, ये इनटू ये इररैशनल बन जाएगा हमेशा। कभी भी मेरा कोई भी इररैशनल टाइम्स पाए जो भी क्वांटिटी होती है, क्या वो मेरे को रैशनल दे देगी, मतलब वो चीज़ कॉस के पाए बनेगा, कभी मुझे वो 1 या -1 वैल्यूज देगी या नहीं देगी, ज़रा ये बताओ। वो मुझे कभी भी -1 और 1 नहीं दे सकती वो वैल्यू, एक्सेप्ट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा x की वैल्यू ही 1/पाई है, एक्चुअली तो भी नहीं देगी। अगर मेरा x 1/पाई हो गया तो भी क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा cos n फैक्टोरियल। ये तो तुम कैसे बता पाओगे इसकी वैल्यू क्या है, तुम नहीं बता सकते इसकी वैल्यू कितनी है, राइट। वो -1 से 1 के बीच में रिवॉल्व करेगी, और -1 से 1 के बीच के रिवॉल्व में मेरे को एक चीज़ ये याद आई कि जो मेरा cos x है वो -1 से लेकर 1 तक ही लाए करता है, उसकी जो औकात है वो -1 से 1 तक ही लाए करती है। और एनीवेज cos स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रखा है ना यार बाद में, ये मेरा क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में लाए करता है। अब ज़रा ये मुझे बताओ ये 1 कब होता है cos स्क्वायर x, जब मेरा x सिर्फ k पाए के बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ k पाए में। और तुम देख चुके हो कि ये cos के पाए कभी नहीं हो सकता, ये जो इररैशनल में है ना cos के पाए कभी नहीं हो सकता ऐसी चीज़ कि k एक इंटीजर हो, राइट, क्योंकि इररैशनल नंबर है। तो मुझे ये बताओ cos की वैल्यू फिर कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा, या तो 0 होगा 0 से बीच के नंबर, ठीक है। बट एक चीज़ तुम्हारी ये है, हम मान लेते हैं ये 1 तो नहीं हो सकता, अब हम जानते हैं cos के पाई नहीं है, तो मुझे कौन सी वैल्यू देगा, जो मेरा ये वाला नंबर आएगा जो भी चीज़ है, देखो cos ऑफ n फैक्टोरियल इंटू पाई x। अब जो ये मेरा नंबर आने वाला है ना, इसका स्क्वायर बेसिकली, यार स्क्वायर ले रहे हैं अभी हम, बाद में m लेंगे। ये नंबर हमारा डेफिनेटली क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करता है। तो मुझे ये बताओ कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाया करता है, इसको एक बारी के लिए मैं मान लेता हूँ L। तो बेसिकली इसको मैंने L मान लिया इस पूरी क्वांटिटी को, जहाँ मेरा L कहाँ से लेकर यार 0 to 1 लाया करता है। अगर मैं L रेज टू पावर m लेता हूँ, क्योंकि इस पूरे की मेरे को क्या लेनी थी, पावर m लेनी थी ना, राइट। L रेज टू पावर m, कोई भी छोटा नंबर जो 1 से होता है, ये चीज़ तुम 11th क्लास की जीपी में पढ़ चुके थे। अगर मैं बार बार उसकी पावर लेता रहता हूँ, यानी कि L इंटू L, और m तो मेरा यार m टेंडिंग इन्फिनिटी है ना, तो बार बार उसको अगर छोटे छोटे नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो 0 हो जाएगा। ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरा L फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर, बहुत बड़ी नंबर है, टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/ बहुत बड़ा नंबर मेरा होता है ऑलमोस्ट 0। तो ये आंसर मेरे को कितना दे देगा यार, यहाँ से मेरे को इररैशनल के केस में अगर मेरा x क्या है इररैशनल है, तो मुझे आंसर मिलेगा, अपनी लिमिट का आंसर मिलेगा 0 या मिलेगा या 1 मिलेगा, नहीं, जो ये सिर्फ ये वाली चीज़ की डिस्कशन हो रही थी अभी, पिछली बार ये 1 आया था, इस बार ये 0 है, तो टोटल आंसर कितना हो गया 1 + 0 यानी कि 1 के बराबर। तो यार देखो मुझे अपने केस 1 में आंसर मिल रहा है कितना 2, मेरे को अपने केस 2 में इररैशनल में आंसर मिल रहा है 1, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, कुछ भी लिख दो यार, इसका आंसर 2 और 1 दोनों हो सकता है। 2 है मेरा रैशनल में और 1 है मेरा किस में, इररैशनल में। अब तुम एक बात यार वो कह सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात, क्योंकि 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ये क्या सीन हो रहा है। तो ध्यान रखना यार, जब भी हम लिमिट की बात करते थे, यहाँ x से रिलेटेड लिमिट नहीं है। देखो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये m टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x का तो कोई लेना देना है ही नहीं। x क्या है, एक कोई भी नंबर है, तो वो अभी हमें पता नहीं है, बस वो इसके बीच में है, तो अलग अलग x की वैल्यू पे हमें अलग अलग लिमिट का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये है 2 हमारे पॉसिबल आंसर। इसी के साथ यार हमारा जो चैप्टर है लिमिट्स, वो होता है बिल्कुल खत्म, ठीक है, लिमिट्स हो गया ओवर। तो आई होप यार तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हो, लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये सब करके। और यार मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अगर तुमने जैसे जो भी मैं करा रहा था, तो मेरे साथ साथ ही अगर तुम कर रहे थे और खुद से नहीं सोच रहे थे, तो वो चीज़ अगली बार से मत करना। अगर कोई भी जैसे अगली बार मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, तो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसके बाद पॉज करो और एक बार खुद सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मेरी चीज़ देखो, और अगर सॉल्व हो भी जाता है तो भी एक चीज़, तो भी मेरी वीडियो वो देखो। जब सॉल्व हो रहा है तो भी मेरा सॉल्यूशन देखो, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन तुम्हारे सॉल्यूशन से डिफरेंट डेफिनेटली हो सकता है और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं थोड़ा डिफरेंटली करता हूँ, तुम कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे वो भी अलग होता है, मतलब हर टीचर का अलग तरीका होता है ना। तो ठीक है यार, अब जाके पढ़ लो, बाय।